आ गया सर, मैसेज आ गया रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है ठीक है। ओके सनन रवि श्रवणिता तथा ए आवाज আসছে তো সবাইকে? हाँ सर। यस ओके हाँ सर। ओके सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो टॉपिक क्लास है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं बार बार बोलता रहता हूँ एक ही बात, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो फाइनेंस से ही होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हर कंपनी के या बिजनेस का होता है। क्योंकि फाइनेंस का सिंपल मतलब क्या है सर? फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है जुगाड़ लगाना, इन सिंपल। तो कंपनी को हमेशा चैलेंज रहता है, समझ रहे हो सर? कंपनी को ऑलवेज चैलेंज रहता है, हर बिजनेस को चैलेंज रहता है कि मैं अपना फंड कहाँ से जुगाड़ करूँ। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। इवन आप लोग शार्क टैंक जैसे शो भी देखते हो, है ना? वहां पर आप देखोगे शो का क्या है कि एक सुविधा होता है कि आपको आजकल काफी सिनेमैटिक वे में समझने को मिलता है, क्योंकि एक वहां पर एक स्टोरी होता है, एक स्क्रिप्ट होता है। तो ये काफी अच्छा होता है। मैंने स्पेशली इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट जो चल रहा है अभी, मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया, या फिर ऐसे बोलो कि अभी इंडिया में बिजनेस काफी बेहतर हो रहा है। इवन लेटेस्टली कुछ इंफॉर्मेशन आया है सर, जिसमें इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में वर्ल्ड में थर्ड रैंक में आया है। इवन वर्ल्ड का जो डेवलप नेशन है लाइक अमेरिका, यूरोपियन सम नेशंस फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, सब बहुत सारे कंट्रीज है, बट इस पैदान में इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान में है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। क्यों सर नॉर्मल बात क्यों नहीं है? क्योंकि आज अगर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा कर रहा है, माने अगले अपकमिंग 20 ईयर्स में, अपकमिंग 25 ईयर्स में इंडिया बड़ा बड़ा बिजनेस प्रोड्यूस कर सकता है। इवन इंडिया रिसेंटली लास्ट 2-3 सालों में टॉप लेवल यूनिकॉर्न भी बनाया, मैंने जिनका मैंने मिलियन बिलियन डॉलर बिजनेस बनाया सर स्टार्टअप करके। तो इससे एक क्या हो रहा है सर? इससे इंडिया का जो ओवरऑल बिजनेस सिनारियो है वो डेवलप हो रहा है। अब आप बोलोगे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कनेक्शन है? सर जोर का कनेक्शन है। हमारे देश में लोगों के अंदर आइडिया का कमी नहीं है सर। माने लोग आइडिया बहुत कुछ कर सकता है, लोगों के अंदर बिजनेस करने का वैराइटीज ऑफ स्कोप भी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, बिजनेस करने से लोग डरते हैं। इसका मेन रीजन है, एक तो इकोसिस्टम नहीं है। वन ऑफ द मेन रीजन की इकोसिस्टम नहीं है कि आपको कोई आइडिया है पर आपके आइडिया पे पैसा लगाने वाला कोई नहीं है, सिंपल बात है। इवन आपके घर के लोग भी आपके आइडिया पे पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि सबको डर लगता है। सब एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं। अब बाद में जब कुछ नहीं होता, किसी एक चीज को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, एक दुकान खोल के बैठ गया, किसी गुजारा तो करना है। देखो, जिंदगी गुजारना या संवारना, ठीक है, वो एक अलग बात होता है। लेकिन एक जोश के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक ड्रीम के साथ किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है, वो एक अलग चीज होता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों एंगल से बहुत जरूरी है। एक तो आप लोग है एग्जाम, वो तो है ही सर, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप लोग ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद जब आप लोग एम्प्लॉयबल कंडीशन में जाओगे, तो आप किसी ना किसी कंपनी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हो, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हो, वट एवर बैकग्राउंड फ्रॉम यू। लाइक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप सीएमए बैकग्राउंड से हो सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको कंपनी का फाइनेंस को संभालना है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और एक बात मैं आपको हमेशा बोलूंगा, शालिनी को क्या दिक्कत हो गया, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकंड सर, लिंक तो काम कर रहा था, सबका लिंक काम किया ना सर, तो फिर इसे क्या दिक्कत है? एक सेकंड। एक सेकंड। तो मेनली जो बात मैं कर रहा था कि अल्टीमेटली आपको बिजनेस को चलाने के लिए ना सस्ता दाम पे फंड चाहिए, सिंपल बात है। अगर पहले ही आपके ऊपर लोन का बार्डन आ जाता है बिजनेस करने के पहले, बहुत ज्यादा आपको रीपे करना पड़ेगा, तो फिर बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करना चाहेगा, वो डरेगा, उसको डर लगेगा। तो गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट होना चाहिए जो आपके बिजनेस पे भरोसा करे। ऐसे लास्ट अगर कुछ तुम देखोगे
जैसे बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि जो रिसेंटली डेवलप हुआ है, लाइक जोमेटो देख लो, फोन पे देख लो, फिर आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, अमेजन तो छोड़ो, फॉरेन कंपनी है उसका तो क्या बताऊं मैं, इंडिया का बात कर रहा हूँ, पेटीएम देख लो, ठीक है, ओला देख लो, ठीक है, नाइका देख लो, देयर आर लॉट्स ऑफ, और भी है, सारा नाम मेरे को भी याद भी नहीं है, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ बिजनेस जो रिसेंट ट्रेंड में इंडिया में एक स्टार्टअप सिस्टम के थ्रू से ही डेवलप हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम डेवलप तो होगा, पर उसके पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बहुत जोर का होना चाहिए। इवन एक इकोसिस्टम होना चाहिए, जिस इकोसिस्टम के अंदर हर एक बिजनेस को डेवलप होने का मौका मिले। समझ रहे हो सर? चलो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट क्या है सर? पॉइंट ये है कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। पॉइंट का नाम है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ता है? ऐसे तो वेरियस टॉपिक्स हैं, बट फिलहाल मैं थियोरेटिकल पार्ट तो मैं बाद में कराऊंगा सर। नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक पूरा बेसिक्स एरिया है। नॉर्मली फाउंडेशन लेवल में ये बहुत डिटेल्स में पढ़ाता हूँ, एज वेल एज इंट्रोडक्शन लेवल में भी कराता हूँ सर। तो जिन लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं हुआ है, डोंट वरी, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाद में करा दूंगा या फिर बैकअप दे दूंगा, क्योंकि उसमें ना पूरा वो कैलकुलेशंस का एरिया पूरा कवर हो जाता है। बट अगर चैप्टर वाइज बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बिजनेस के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में आइडिया करने के लिए। आप इतना सिंपल समझो, फिर आगे आगे बाकी चैप्टर के बारे में भी बात करूंगा, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, ठीक है, कैपिटल बजटिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका आइडिया पूरा हो जाए ना, आप एक बिजनेस चलाने का सिस्टम समझ जाओगे, पूरा फाइनेंशियल मैनेजर जो करते हैं वो पूरा समझ जाओगे। और ये समझना बहुत जरूरी है। दैट इज द मेन थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और ये देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये सब टॉपिक है जो आपको ओवरऑल जानना है। तो लास्ट जो दो, उसमें एक्चुअली मैंने आप लोगों को यही लिखाया कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ठीक है। पूरा ये, जिनका नोट्स नहीं है वो मेरे से ये जैम बोर्ड भी ले सकते हो और नोट्स को रेडी कर सकते हो। इसमें ना पूरा फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है बेसिकली, देखो बहुत सिंपल सिंपल कुछ जवाब मिला था, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, सुविधा होगा आप सबको। जस्ट लुक एट सर, क्या कहता है, मैं जो आपको बार बार बता रहा था, देयर आर 4 इश्यूज टू बी डिस्कस्ड हियर इन फाइनेंसिंग डिसीजंस। हाउ डू यू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस? माने सिंपल बात है, बिजनेस जो मार्केट से लोन उठाते हैं उसको मैनेज कैसे करेगा और उसको कंप्यूट कैसे करेगा? व्हाट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर दैट अ बेस्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो? माने बिजनेस चलने के लिए ना सर, हमें डेब्ट का भी जरूरत पड़ता है, इक्विटी का भी जरूरत पड़ता है। तो एक बिजनेस दोनों चीजों को कैसे मेंटेन करे, माने कितना पैसा मार्केट से लोन ले और कितना पैसा मार्केट से शेयर होल्डर से ले। जैसे आप लोग देखोगे शार्क टैंक में, जो जब कोई बिजनेसमैन पिच करता है, मैं बार बार क्यों आपको शार्क टैंक का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग शायद देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलर शो हो चुका है। आप देखना कि बंदा बोलता है कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, ठीक है। इवन शार्क भी बोलते हैं कि ओके, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट 1 करोड़ रुपीज, पर बदले में मुझे कुछ स्टेक चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी के बिजनेस में कोई शार्क 1 करोड़ दे रहा है, ठीक है, तो बेसिकली वो इक्विटी के नॉर्मली वो बोलते हैं कि मुझे स्टेक चाहिए, तो स्टेक चाहिए मैंने वो इक्विटी मांग रहा है, ठीक है। तो 1 करोड़ के बदले वो एक परसेंटेज ऑफ इक्विटी मांगता है, से फॉर एग्जाम्पल 20% इक्विटी कोई सार्क मांग लिया। मैंने बिजनेस का टोटल वैल्यूएशन का मानो, पहले बिजनेस का वैल्यूएशन से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का था, ठीक है। पहले मानो बिजनेस का वैल्यूएशन 1 करोड़ का था। अब कोई एक सार्क बिजनेस में 1 करोड़ लाने का बोले कि मैं और 1 करोड़ दूंगा, पर बदले में मुझे 20% दो। तो अगर 20% का वैल्यूएशन 1 करोड़ है, तो 100% का वैल्यूएशन कितना होगा? कोई मुझे बता सकते हो सर? 20% का वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का वैल्यूएशन कितना होगा? यानी 20% के लिए 1 करोड़ कोई अगर सार्क देता है, तो 100% कितना हो जाएगा? 5 करोड़। 5 करोड़। 1/20 × 100 है ना? तो ओवरऑल बिजनेस का वैल्यूएशन हो जाता है 5 करोड़। अब जब कोई सार्क बिजनेस में 20% स्टेक मांग रहा है, तो 5 करोड़ का 20% हो गया ओवरऑल वैल्यूएशन का। ऊपर से जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर होल्डिंग भी तो उसको मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड का जो हिस्सा है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये बेसिकली एक इक्विटी शेयर होल्डिंग सिस्टम है। कभी कभी देखना, शार्क के अंदर अगर आप शार्क टैंक फॉलो करोगे, कभी कभी देखना वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं हम स्टेक नहीं लेंगे, आप आपको आपको बॉन्ड दे देंगे, मैंने डिवेंचर दे देंगे 1 करोड़। सर लोन देते हाँ हाँ, हैं। बेसिकली सर लोन, एग्जैक्टली।
कभी कभी देखना वो बोलेगा कि ठीक है मैं 1 करोड़ दूंगा, पर बदले में मैं स्टेक ले लेना है मुझे, पर बदले में मैं 18% इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मुझे चाहिए। 1 करोड़ का 18%, मैंने सार्क बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो लोन दे रहा है। उसको मार्केट के लैंग्वेज में डिवेंचर या बॉन्ड कहते हैं, डिवेंचर या बॉन्ड कहते हैं। कि आपके मतलब बिजनेस बेसिकली डिवेंचर इशू कर रहा है, और बदले में सार्क यहाँ पर उनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब बैंक के पास जाएगा तो बैंक इतना लोचा समझता नहीं है, ठीक है, कि बिजनेस का वैल्यूएशन वगैरह वगैरह बैंक उतना नहीं समझना चाहता नॉर्मली, ठीक है। आजकल बैंकिंग बिजनेस में भी बहुत सारा मॉडर्निटी आ रहा है, पर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम अभी ये सब चीजों से बहुत पीछे है, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल में तो किसी का क्या बताऊं सर, मैंने बोलना नहीं चाहिए पर शायद औकात नहीं है। गवर्नमेंट लेवल में जो लोग है ना, बोलना नहीं चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विथ ऑल रिस्पेक्ट टू दी एम्प्लॉइज, बट सीरियसली ऐसा इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं है करेंटली गवर्नमेंट लेवल जो बैंक्स है उसमें जो लोग बैठे ना, उनके अंदर ये इवैल्यूएशन प्रोसेस ही नहीं है कि कोई बंदा अगर बिजनेस लेके आते हैं और उसके बिजनेस पे दम है कि नहीं है, इसको जो इवैल्यूएट करेगा और उसके बदले में उसको जो लोन देगा, ये बिजनेस के बेसिस में लोन देने का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है या फिर जो माइंड सेटअप है, वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अभी तक नहीं है। तो इसीलिए तो प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम या फिर प्राइवेट फाइनेंशियल प्लानर इतना पॉपुलर हो रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी। पर बैंकिंग सिस्टम में भी ये डेवलप होना चाहिए, सही लोगों को लोन देना जरूरी है सर, बिजनेस के लिए, देश के लिए। तो ये पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली आपका ओवरऑल ग्रोथ करेगा, ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा कि आखिर आप कैसे समझोगे कि एक बिजनेस का बेस्ट लेवल क्या होता है एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, एज ए फाइनेंशियल मैनेजर। तो इसमें हम लोग 3-4 क्वेश्चन ढूंढने निकले। क्या क्वेश्चन ढूंढने निकले? जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, जिसको लेवरेज कहते हैं, वेरियस सोर्स ऑफ फिनांस, कितना सोर्स है बिजनेस में पैसा जुगाड़ करने का, जैसे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये थ्योरेटिकल है, मैं धीरे धीरे थ्योरी भी लिखाऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद मैंने आपको को ना सारा नोट लिखा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑप्टिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बेसिक लेवल में क्या कैलकुलेट होता है, बिजनेस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सिंपल, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है सर। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इन सिंपल मतलब होता है कि आज अगर किसी को बिजनेस में 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, मैं आज करोड़ में ही बात कर रहा हूँ, और बदले में अगर 18% इंटरेस्ट है जो सार्क दे रहा था एज पर माई एग्जाम्पल, 18% इंटरेस्ट के बदले अगर आपको 1 करोड़ मिलता है, देखो 1 करोड़ आपको हर हर कोई देगा नहीं, ठीक है, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं मार्केट से 18% इंटरेस्ट से पैसा रेज कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिंग कैपिटल, ठीक है। 1 करोड़ आपका कैपिटल रेजिंग अमाउंट है जो आप रेज कर रहे हो मार्केट से, रेज करना मैंने उठाना, सिंपल, ठीक है। तो 1 करोड़ का 18% माने 18 लाख आपका क्या है सर, बोलो प्लीज टेल मी। अगर आपको 1 करोड़ चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो 1 करोड़ का 18% कितना होता है, 18 लाख होता है। तो प्लीज टेल मी, ये जो 18 लाख है, ये 18 लाख आपका खर्चा है कि नहीं है? जी ये खर्चा है क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, इसी को कॉस्ट कहते हैं, इसी को कॉस्ट कहते हैं। तो सिंपल कहो तो बात कुछ ऐसा बन रहा है ना सर, मेरा कैपिटल का खर्चा, 1 करोड़ मेरा क्या है, कैपिटल है जो मैं मार्केट से रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर माँ बाप से भी मिलता है वो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन माँ बाप से मिलता तो नहीं है ना सर, अगर मिल जाता तो बात अलग बात होता, हर किसी का किस्मत में नहीं होता, ठीक है। हर किसी को नहीं मिलता, ठीक है, तो बहुत रेयर केस है। तो पॉइंट क्या है सर, ये जो कैपिटल आप रेज कर रहे हो, इसको रेज करने का जो कॉस्ट है, दिस इज द एरिया सर। नाउ अब बिजनेस कहाँ फंसते हैं सर, बिजनेस यहाँ फंस जाते हैं कि वो ना पहले ना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं, ऑब्वियसली फिक्स करना चाहिए कि आप अगर आप मार्केट में 1 करोड़ रेज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए और 18% इंटरेस्ट चुकाओगे, ये मैं एनुअल मान के चल रहा हूँ सर, ठीक है, एनुअल मान के चल रहा हूँ, तो आप मार्केट में यही 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे प्रोडक्ट में या सर्विस में, या आपका प्रोडक्ट में या सर्विस में इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़। तो ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विस में आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, इसके ऊपर आपको रिटर्न चाहिए। सर आप मुझे बताओ, कम से कम अगर आप 22-23% रिटर्न नहीं कमाओगे तो फिर आपका क्या बचेगा? मैंने 1 करोड़ में से 18% तो कॉस्ट है, तो 23% अगर आप रिटर्न ले लेते हो तो फिर आपका रिटर्न बन जाएगा 23%, आपका कॉस्टिंग है
18%, तो बीच का क्या है सर आपका प्रॉफिट, है ना। तो ये कहने में बड़ा आसान होता है, खाता में कॉपी में लिखने में या मैथ्स करने में बड़ा आसान होता है, बट रियल लाइफ में एक एंटरप्रेन्योर को ये चीज रियल लाइफ में झेलना पड़ता है। दे रियली फेस इट। तो ये 5% प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बंदा को बहुत रिस्क उठाना पड़ता है, जो भी हो, बट अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि मैं मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस मार्केट में बिकेगा। इट्स टेक टाइम, फेलियरिटी भी आता है, बट फिर भी बिजनेसमैन ऐसे ही गिरते उठते ही बिजनेसमैन बनते हैं, ठीक है सर। तो ये 5% का प्रॉफिट तभी कमा पाओगे, और यही फाइनेंस का टारगेट है, यही फाइनेंस का टारगेट है सर, सिंपल टारगेट है ये। दिस इज द फाइनेंस टारगेट, मैंने फाइनेंस मैनेजर का टारगेट है कि बिजनेस को प्रॉफिट जनरेट करके दो, कॉस्ट को मैनेज करो और रिटर्न कमाओ। ये कॉस्ट जितना कम कर पाओगे, अगर यही 1 करोड़ आपको 18% की जगह 15% में मिलता या 12% में मिलता, ऑब्वियसली बेहतर है, बेहतर है। अब ये देखना पड़ता है कि जो आपकी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं ना, इन्वेस्टर, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म, ये जो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा वो आपके बिजनेस का रिस्क को देख के पैसा लगाएगा और उसके हिसाब से रिटर्न मांगे, उसके हिसाब से रिटर्न जनरेट करेगा। उसका आपके लिए कॉस्ट है, उसके लिए तो रिटर्न है। चलो ठीक है, आप हर एंगल से सोचना भी बंद करो। अभी हम लोग धीरे धीरे कुछ पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ये समझ में आ रहा है ना सर सबको, मैं थोड़ा सा रोज कुछ ना कुछ ओवरव्यू देता रहता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। जी सर। बाकी सब चुप है, सबका आवाज नहीं मिल रहा है। सनोन, रवि, समन्विता तथा क्लियर तो? हाँ सर। ओके सर, तब देखो ये चीज हमेशा, ये आगे आगे और भी थ्योरेटिकल डिस्कशन करूंगा, बट आज कुछ कैलकुलेशंस में ही बात करेंगे सर। जैसे देखो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट माने लोन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये बिजनेस का सोर्स है सर। इनकम मैंने बिजनेस का फाइनेंस का सोर्स है। आप मार्केट से लोन, डेब्ट का अलग अलग टाइप्स है। जैसे आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, ठीक है, डिवेंचर क्या है, इसे लोन, बॉन्ड भी लोन है, थोड़ा डिफरेंस है लीगल टर्म्स में, मैं कंपनी लॉ में समझाता हूँ सर, बॉन्ड और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है। बाकी ओवरऑल लोन ही है। बैंक से आप लोन लेते हो उसे टर्म लोन कहते हैं, क्या कहते हैं सर, टर्म लोन कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस किया। ये इक्विटी और प्रेफरेंस का दोनों ही शेयर होल्डर है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर ना दोनों का हाइब्रिड मोड होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर हाइब्रिड मोड होता है। हाइब्रिड माने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैरेक्टर जो होता है ये मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी होता है। माने डिवेंचर की तरह इसका फिक्स रिटर्न चाहिए होता है। जैसे डिवेंचर में, लोन में, अगर आपको कोई लोन दे रहा है, अगर बोल रहे हैं कि भाई 18% इंटरेस्ट चाहिए, तो प्रेफरेंस शेयर वाले भी ना बोलते कि हमें 18% डिविडेंड चाहिए। ऐसे इतना ज्यादा तो होता नहीं है, पर फिर भी अगर कभी मिले आपको तो आप देख लेना, 12% 15% इन जनरल होता है। तो अगर 18% इंटरेस्ट जैसे लोन में होता है, ऐसा प्रेफरेंस वाले भी ना 18% फिक्स डिविडेंड मांगता है, 18% फिक्स डिविडेंड मांगता है। लेकिन सर तब तो ये लोन की तरह ही हो गया, नहीं सर, इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मुझे कौन बोलेगा? कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर इंटरेस्ट की तरह फिक्स ही लेता है, तो फिर हम इसे इक्विटी की तरह, कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर है, इक्विटी का कौन सा कैरेक्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर देखने को मिलता है? एनीवन, मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया तभी पूछ रहा हूं सर, कोई तो बताए सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कौन सा कैरेक्टर इक्विटी के साथ मैच करता है? बोलो सर, इतना काहे चुप हो? हाँ, कोई नहीं बोलेगा? স্যার আগে লোন হোল্ডারদের দিতে হয়, তারপর ওদের ইন্টারেস্ট দিতে হয়। मैंने बेसिकली इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से बोल सकते हो सर, सिर्फ लोन होल्डर का पहले है, बाद में प्रेफरेंस है, बट और एक बीच का कॉन्सेप्ट है। ট্যাক্সটা আগে পড়ে যায়, তারপর এদের পেমেন্টটা দিতে হয়, আফটার ট্যাক্স পেমেন্ট হয়। थैंक यू सर, थैंक यू। आफ्टर टैक्स पेमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है सर, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज भूलते कैसे हो सर, भूलना नहीं चाहिए, स्पेशली जो लोग क्लास करते हो, भूल लो, इतना जल्दी भूलने से चलेगा?
क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो बैकअप से करो सर, कैसे भी करो, लेकिन इतना बेसिक चीजें ना भूलो सर। देखो मैं हमेशा बोलता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग भूलते रहोगे। नहीं भूलना है सर। ये देखो, ये मैं कंपनी का, कौन सा कंपनी भाई, इन्फोसिस का, ठीक है, इन्फोसिस का शेयर मार्केट में बात नहीं करूंगा सर, ठीक है, अभी इसका मार्केट थोड़ा सा डाउन जा रहा है। कल इसका सीएफओ भी रिजाइन मारा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कुछ रीजन है, क्या रीजन है तो ऐसा जानिस ना कि सीएफओ रिजाइन करे છે इन्फोसिस क्या ना কোনো ইস্যু সেটা আমশেষ হয়ে গেছে টার্ম শেষ হয়ে গেছে, তাহলে রিজাইন কেন মারবে? না টার্ম শেষ হয়ে গেছে। স্যার ওই রকম ঠিক নয় আসলে ব্যাপারটা একটু মানে ওই এই যে স্যার এই কদিন ধরে একটু ইনফোসিসের বিজনেসটা একটু ডাউন যাচ্ছে আর মানে মানে যে ফাউন্ডার আমাদের নারায়ণ মূর্তি ওনারও কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল ইয়ে রয়েছে। ও আচ্ছা, ওই 70 ঘন্টা কাজের এইসবের ব্যাপারে এই জন্য। হ্যাঁ স্যার। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मार्केट न्यूज तो बहुत सारा चीज है, मैं उस पे हर चीज में पढ़ूंगा तो फिर फाइनेंस कैसे सिखाऊं। अच्छा देखो, मैं जो बात कर रहा था कि जब एक बिजनेस अर्न करता है ना, जैसे मानो इन्फोसिस ने रेवेन्यू अर्न किया, कितना अर्न किया, अगर 2023 का डेटा देखो तो 1,49,468 करोड़, ठीक है। इसमें से इन्फोसिस क्या किया, अपने सारा कॉस्ट को माइनस किया, ठीक है, ध्यान से देखो जितना उसका कॉस्टिंग पड़ा है। जैसे उसका मेन कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय का खर्चा है, पावर फ्यूल का खर्चा है, रॉ मटेरियल्स तो ऐसा देखो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसका तो पावर फ्यूल रॉ मटेरियल तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा, इसका मेन खर्चा लग जाता है एम्प्लॉय के पीछे, ठीक है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन में काफी खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह में खर्चा है, सब कुछ मिलाने के बाद इसका एक प्रॉफिट आया सर, इसको कहते हैं EBITDA, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। माने ये बेसिकली आप बोल सकते हो कंपनी का एक पहला पहला प्रॉफिट, लेकिन जिसमें से अभी भी एसेट का डेप्रिसिएशन, ठीक है, एसेट का डेप्रिसिएशन मैंने जो फिक्स्ड एसेट्स है ना कंपनी का, उसका डेप्रिसिएशन इसमें से इंक्लूड है इसके अंदर, और जो इंटेंजिबल एसेट्स है लाइक गुडविल, कॉपीराइट, जो कंपनी का मार्केट खराब हुआ है उसका भी जो डेप्रिसिएशन है। एमोर्टाइजेशन किसको बोलते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं लाइक पेटेंट का, कॉपीराइट का, मानो कंपनी का कोई पुराना फॉर्मूला है, कंपनी का कोई पुराना एसेट है जिसका वैल्यूएशन से भी पहले जैसा नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली फिक्स एसेट में भी होता है ना कि पुराना मशीन से हो चुका है, तो मशीन पुराना होगा तो डिप्रिशिएट हो जाएगा। सिमिलरली पेटेंट है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो पहले बहुत वैल्यू था अभी वो वैल्यू नहीं है, तो उस चीज का एमोर्टाइजेशन होता है। तो ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है और ऐसा प्रॉफिट है। इसके बाद यहाँ से वो वाला चीज को माइनस करना है, ध्यान से देखना सर, मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ कि रियल में कैसे होता है। फिर इसमें से कंपनी क्या करता है, सबसे पहले ये डिप्रिसिएशन वगैरह को हटा देता है। उसमें भी देखो 4,225 करोड़ का कंपनी का डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का खर्चा है एसेट के पीछे, यानी एसेट का वैल्यू जो डे बाय डे, सॉरी ईयर ऑन ईयर नेचुरल वेयर एंड टियर के कारण गिरता है, जिसको आप लोग अकाउंटेंसी में डिप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है, कि व्हाट इज डिप्रिसिएशन। मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप इधर देखो, कंपनी अपना प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में भी दिया, ठीक है, ये देखो 284 करोड़, 284 करोड़ का इंटरेस्ट भरा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली फाइनेंस कॉस्ट, दिस एक्चुअली फाइनेंस कॉस्ट। ऐसे इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका लोन का बर्डन इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, फिर भी क्योंकि मैं आपको हिसाब दिखा रहा हूं तो आप देखो, तो ये फाइनेंस कॉस्ट देखो इसका 284 का इसका इंटरेस्ट है सिर्फ, ठीक है। अब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को हटाया तो इसका 33,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2023 का। फिर आप एक चीज देखो, कंपनी ने जो लोन इशू किया था, मैंने जो डेब्ट इशू किया था, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, ठीक है, चाहे वो लोन हो, किसी भी तरह का, वो डिटेल्स तो आपको बैलेंस शीट में मिलेगा और एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा डिटेल्स, ये तो एक्सट्रैक्टेड है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, बट अगर आप इसका कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल लेते हो तो आपको हर बात का डिटेल्स पता लग जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का CA कंप्लीट हो जाएगा ना, आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट बकायदा पढ़ना सीख जाओगे सर, ठीक है, और आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना भी सीख जाओगे कि क्या सिचुएशंस है। फिर धीरे धीरे इनर इंस्टिंक्ट काम करता है, ठीक है, अपना गट फीलिंग काम करता है, और वो इनर इंस्टिंक्ट गट फीलिंग सब मिलजुल के आप इन्वेस्टर भी बन सकते हो, ठीक है, बट इट्स टेक टाइम, ठीक है, पहले सीखो फिर अप्लाई करना, लेकिन पहले सीखो। तो आप देखो सर, ये बात मैं पहले भी बोला कि कंपनी सबसे पहले ना इंटरेस्ट देता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ना सर, ये अदर पार्टी देता है,
जब कोई लोन प्रोवाइड करते हैं ना बिजनेस में, वो बिजनेस के अंदर का हिस्सा नहीं लेता, वो बाहर का लोग है, आपको बिजनेस करने के लिए पैसा दिया था, बदले में वो इंटरेस्ट मांगता है, चाहे बैंक हो, चाहे कोई डिवेंचर होल्डर हो, चाहे कोई बॉन्ड होल्डर हो। इसके बाद बिजनेस के पास जो बचेगा ना, उसे पीबीटी कहते हैं। पीबीटी माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी के पास है ना, इसमें से कंपनी को सबसे पहले टैक्स देना पड़ता है। मैंने गवर्नमेंट आ जाएगा, भाई बहुत प्रॉफिट किया, हमें टैक्स दे दो। तो 9,227 करोड़ का सिर्फ टैक्स इन्फ्यूज ने दिया। 2023 का डेटा बता रहा है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तक आप लोगों ने प्रेफरेंस या इक्विटी के बारे में कुछ सुना? मैंने इस इतना देर तक प्रेफरेंस और इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बोला। अब मुझे बोलना है। क्यों बोलना है? यही मैं कहना चाहता था कि अगर आपने इन्फोसिस को, मानो आप खुद को ही मानो कि अगर आप इन्फोसिस को लोन दिए हो, तो कंपनी का जो पहला पहला प्रॉफिट है ना, उसी में से कंपनी सबसे पहले लोन होल्डर को इंटरेस्ट चुकता करेगा। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें से कंपनी टैक्स पे करेगा, फिर जाके कंपनी को नेट इनकम होगा। इस नेट इनकम में से कंपनी प्रेफरेंस वाले को देगा, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो। हमेशा होता नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स्ड अमाउंट अब लेता है। जैसे बैंक का इंटरेस्ट या लोन का इंटरेस्ट एक फिक्स रेट में होता है, 10%, 12% समथिंग। सिमिलरली प्रेफरेंस वाले का भी ऐसा होता है, 12%, 14%, एक फिक्स रेट पे वो अपना पैसा लेगा। अगर 1 लाख दिया था बिजनेस को, तो 12% मैंने 12,000। ठीक है, अब जितना दिया है उसके हिसाब से परसेंटेज काउंट कर लेना सर। अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस को इस नेट इनकम का हिस्सा पहले मिलेगा, फिर जो बचेगा वो इक्विटी का। ज्यादा बचा तो ज्यादा, कम बचा तो कम। इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलता है सर। इक्विटी का मतलब ही होता है ट्रू ओनर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इक्विटी का मतलब क्या होता है? ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी। तो ट्रू ओनर माने कंपनी के बुराई के साथ भी है, कंपनी के अच्छाई के साथ भी है। तो सबको देने के बाद इक्विटी को मिलता है। लेकिन इक्विटी का और प्रेफरेंस का एक सिमिलरिटीज क्या है? इक्विटी का और प्रेफरेंस शेयर, ये जो ईपीएस दिया है ना सर, ये एक्चुअली इक्विटी का है। ये जो अर्निंग पर शेयर दिया है ना, 60% करके कैलकुलेट करके मिला है, नेट इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। नेट इनकम डिवाइडेड बाई कंपनी का नंबर ऑफ शेयर। तो एक एक शेयर होल्डर कितना, पर शेयर में कितना इनकम है वो बता रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन इज दैट ये इक्विटी का है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर पहले कुछ भी देना था उसको देना पड़ेगा, अगर बिजनेस में है तो। सर वो कहाँ से पता लगता है? वो बिजनेस का डिटेल्स देखने से पता लगता है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर देखने से पता लगता है। ठीक है, जो आप लोग फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने से ही पता लगा लोगे, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चेक करके कि कंपनी का क्या सिचुएशन है। तो वही चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो एक कॉमन फैक्ट क्या हो गया? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर का जो कंपनी की तरफ से पेमेंट है, वो टैक्स देने के बाद। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस को आफ्टर टैक्स आइटम कहते हैं। आफ्टर टैक्स आइटम क्या सर? इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इसे आफ्टर टैक्स आइटम कहते हैं। और जो इंटरेस्ट है, इसे बिफोर टैक्स आइटम कहते हैं। शायद बहुत लोगों का सुन सुन के कान पक चुका होगा, बट सर फिर भी मैं बोलना छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये छोटा छोटा बात ना काफी काम का चीज है। हाँ सर, ये सवाल बुझते पार लो, समझ में आया सर? इक्विटी और इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर सर हाइब्रिड हो जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसीलिए हाइब्रिड हो जाते हैं। हाइब्रिड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर फिक्स नेचर ऑफ डिवेंचर है और आफ्टर टैक्स नेचर एंड पोस्ट टैक्स नेचर ऑफ इक्विटी है। हाँ सनोन बोलो सर। रवि समझ में आया सर? दर्श समझ में आया? दर्श को समझ में आया? बोलो सर। जी सर। अभी सारा कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना ही इस चैप्टर का मेन टारगेट है। और जैसे जैसे सारा कॉस्ट समझ जाओगे, तो सारा कॉस्ट को मिला जुला के आपको जो कॉस्ट मिलेगा उसे WACC कहते हैं, मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या उसको शॉर्ट में ना KC भी कहते हैं। KC कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो डोंट वरी, हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके थे। और प्रीवियस क्लास में मेनली मैंने जो करवाया था वो बेसिकली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया था। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने क्या करवाया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन भी हल्का करके रखा था, है ना। थ्योरेटिकली भी मैंने आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करके दिया था कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अल्टीमेटली आपको ये हर एक पॉइंट में भी डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये प्रीवियस 2 क्लास में मैंने एक्चुअली बात की है। फिर धीरे धीरे अभी एक एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा किताबी स्टाइल में थोड़ा उतना नहीं बोल रहा हूँ। ये नोट्स आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा खुद के पढ़ाई के लिए, आप बिल्कुल करते रहना। लेकिन हम लोग एक अपने ही तरीके से पढ़ते हैं। अपना तरीका माने
एक अपना ही सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें सारा टॉपिक अल्टीमेटली कवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन सीखते सीखते। सो डोंट वरी फॉर दैट। बाकी जितना नोट्स बेहतर मिले बस फॉलो करते जाओ, नो इश्यू विद दैट। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिले फॉलो करते जाओ। सर समझ गए, अब क्या करना है सर? चलो चालू करते हैं एक इंटरेस्टिंग थिंग। आज ना कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। आज क्या बताएंगे सर? कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट दिन जो हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो चीज सिखाया था लास्ट 2 क्लास में स्पेशली, और लास्ट दिन तो सर सिर्फ होमवर्क डिस्कशन किया था, कुछ कैलकुलेशन में आप लोग को करने के लिए दिया था, उसका कैलकुलेशन ये देखो। मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो जो कंपनी मोटा मोटी ट्रेड होता है उसका लिस्ट है। ये कौन से, ये शेयर नहीं है सर, ये सब बॉन्ड है। ध्यान से देखना किस तरह का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ये बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। तो बॉन्ड पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का जो मार्केट में बॉन्ड इशू किया है, बॉन्ड माने कंपनी लोन इशू करता है, ठीक है, कंपनी लोन इशू करता है। जैसे IRED है सर, ये बड़ा फेमस है आजकल, बड़ा चर्चा चल रहा है इसका। क्यों? क्योंकि रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है और भर भर के लोगों ने पैसा कमाया सर, अभी भी कमा रहे हैं सर, अभी भी कमाया, आज भी इसका गेन हुआ है। 20-30 टका में आया था, ठीक है, एक हफ्ता पहले आया था, अभी 102 में चल रहा है। मजाक नहीं कर रहे सर, देख लो आप। आया था 30 रुपीज में और अभी 60 टका में लिस्टिंग हुआ था, डबल में, और आज 100 में। हम लोग क्लास में भी, शेयर मार्केट क्लास में भी डिस्कस किए थे। जस्ट 12-13 दिन पहले का बात है, एंड सब कुछ आपके सामने है। लेकिन अभी शेयर का मैटर तो है सर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड सब घुल मिल के बात करेंगे। लेकिन मैं भी आपको बताने का कोशिश करूंगा, ज्यादातर केस में हम लोग बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो शेयर का खेल है ये इक्विटी है, और ये जो बॉन्ड का खेल है ये लोन है। तो मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड के बारे में क्या बता रहे हैं सर, ये IRED है, ठीक है, ये IRED जो कंपनी है ये भी मार्केट में गवर्नमेंट कंपनी सर, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये नवरत्न में से है सर, पहले मिनी रत्न में था, अभी शायद नवरत्न में ट्रांसफर हो गया, वैसे खबर देख रहा था। नो व्हाट इज द केस? तो इसमें देखो आप, सपोज मानो कि आप IRED में कौन हो सर? मानो आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपको जिम्मेदारी दिया गया है कि कंपनी का फाइनेंस को मैनेज करो, आपको पैसा चाहिए, बिजनेस को चाहिए पैसा। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड बेच रहा है, रेगुलर टाइप है। रेगुलर माने टैक्स फ्री नहीं है, रेगुलर माने टैक्स फ्री नहीं है, इसमें टैक्स लगेगा। फेस वैल्यू है 1000 रुपीज, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, माने मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1400 टका दाम चल रहा है अभी, इतना हाई डिमांड है कि दाम बढ़ गया है, ठीक है। और रेटिंग भी हाई है सर, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो रेटिंग भी हाई है। केआर बोल के रेटिंग एजेंसी है, इसने रेटिंग दिया, और ये 2024 में ये पर्टिकुलर बॉन्ड का मैच्योरिटी आएगा। हम लोग एक्चुअली क्या कैलकुलेशन करना सीखे हैं क्लास में, कि ये जो बॉन्ड है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जो कूपन रेट देख रहे हो ना, यही इसका इंटरेस्ट रेट है, 8%, कोई कभी कभी आपको 8.5%, अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग बॉन्ड है, अलग अलग उसका मैच्योरिटी है। देखो कभी कोई 2024 में, कोई 2029 में, कोई 2034 में। तो इसके बारे में लास्ट 2 क्लास में चर्चा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल चीज डिस्कशन हुआ है सर। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको भी पता लग जाएगा कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम कर पाओगे ना, तो तब आप कैलकुलेशन करके कर पाओगे। तो वही चीज मैंने लास्ट 2 दिन सिखाया सर। ये तो हो गया लास्ट दिन बहुत चल रहा है, आज का क्या है? अरे बताते, अरे बाबा इतना काहे परेशान होते हो? सर परेशान हम लोग नहीं हो रहे हैं, आप ही हो रहे हैं, सॉरी सर। सर ETF भी तो बढ़िया होता है। हाँ सर, ETF बढ़िया होता है, वो भी एक चीज है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। वो भी ऑब्वियसली ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये सब एक्चुअली म्यूचुअल फंड जैसे हम लोग डायरेक्टली बॉन्ड में कम ही पैसा लगाते हैं, ज्यादातर केस में बॉन्ड में पैसा ना म्यूचुअल फंड वाले ही लगाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं कोई भी एक फैक्ट शीट्स, जी सर। एक सेकंड रुक जाओ, फैक्ट शीट्स एक उठाते हैं, मेरे पास रहता है नॉर्मली। पराग पराग पारिक का मेरे पास हमेशा रहता है, इसी कंप्यूटर में कहाँ चला गया, क्या लिखने से दिखाएगा? हाँ ये देखो सर, आपने जो बोला ना सर कि ETF या जो भी हो, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। 2023 के स्टार्टिंग में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा कुछ फंड है। अभी रिसेंटली मैं काफी दिनों से ट्रैक नहीं किया, बट आपको मैं एक सर चीज दिखाता हूँ। का भी एक बढ़िया फंड है वो, एक हाँ क्या हाँ, था,
निपॉन करके भी एक था ना। हाँ हाँ, निपॉन भी बड़ा अच्छा कंपनी है, उसका भी फंड अच्छा चलता है सर। ठीक है, वेरी गुड सर, आप लोग खबर रखते हो, ये अच्छा बात है। जो नहीं रखता बुरा बात है, खबर रखा करो। ये देखो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आप अगर देखोगे ये म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करता है, हम आप जैसे लोगों से पैसा लेता है, ठीक है, और फिर उसका फंड इकट्ठा करते हैं और उस फंड को पोर्टफोलियो बना के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर जाके हम सबको एक सर्टेन परसेंटेज रिटर्न देते हैं, 12%, 10%, 13%, 15%, एज पर दी फंड, डिपेंड करता है फंड के ऊपर। ये देख सकते हैं आप कि ये जो फंड है इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, करीब 30,000 करोड़। ये 30,000 करोड़ का फंड आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इक्विटी एसेट में, अलग अलग कंपनी में, देखो हाउसिंग डेवलपमेंट में, आईटीसी में, बजाज में, ठीक है, कोल इंडिया में, पावर ग्रिड में, कितना कितना परसेंटेज है वो भी दिया है। लेकिन मैं आपको अभी शेयर नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको बॉन्ड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सर, ये एक्चुअली पूरा प्रैक्टिकल केस है। ये देखो, अब मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, इसमें आप देखोगे यही फंड कुछ बॉन्ड वगैरह में भी अपना पैसा लगाते हैं। ये देखो, ये कुछ टाइप ऑफ, ये तो एफडीआर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक सेकेंड, ये देखो डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, देख रहे हो सर, ये देखो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माने ये लोन इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट है सर? लोन इंस्ट्रूमेंट, माने शेयर में नहीं। अच्छा, ये फंड का पैसा तो फॉरेन मार्केट में भी है, माने आपका पैसा इस फंड में, जिनका पैसा है, इनका पैसा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में, अल्फाबेट माने गूगल में, वो तो फॉरेन फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया। लेकिन आप डेब्ट देखो, ये देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी बोलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, ये भी परसेंटेज में है, करीब 1.48%। तो काफी कम है, क्योंकि ये फंड इक्विटी बेस्ड है, माने इसका मैक्सिमम पैसा इक्विटी में लगाया गया है। लेकिन आपको एक दूसरा फंड दिखाता हूं मैं, इसी इसी रूट में, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। ये देखो, देयर इज ए फंड, इसका नाम है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ठीक है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, आप देख सकते हो कि ये जो पूरा पैसा है इसमें भी करीब 500 करोड़ के समथिंग पैसा है। ये देखो टोटल कंपनीज के फंड के अंदर, नहीं 500 नहीं, उससे ज्यादा है, करीब 1200-1300 करोड़ पैसा जमा किया है। और आप देख सकते हो इसका पैसा कहाँ कहाँ लगाया है। ये देखो, ये अभी आपको मैं बॉन्ड दिखा रहा था आईआईडीए का, ये देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड में 8.43%, कमर्शियल पेपर में 1.93, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 9.66, ठीक है, 3.28 ट्रेप्स में, फिक्स डिपॉजिट में, ये सारा बॉन्ड है, मैंने बेसिकली फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 56.98%, मैंने सरकारी सिक्योरिटीज है, सरकार हमसे लोन लेता है, बदले में हमें इंटरेस्ट देता है 7%, 7.5% ऐसा। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं, कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू से हम, अब इन्वेस्टर को क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। इन्वेस्टर पैसा देता है, कंपनी फाइनेंस उठाते हैं। अल्टीमेटली ये म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? इन्वेस्टर के बिहाफ में कंपनी का फाइनेंस को हेल्प कर रहा है, और बदले में कंपनी उनको रिटर्न जनरेट करके देगा। इकोसिस्टम को समझो, इकोसिस्टम को समझो। ये जो हमारा आपका पैसा, जिसका भी इस फंड में पैसा लगा है, ये 1200 करोड़, 1300 करोड़ का पैसा इस फंड के थ्रू से कंपनी के पास अलग अलग करके, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सबके पास एलोकेट हो गया है। उनको अपना जरूरत पूरा हो गया, ठीक है, और बदले में वो बिजनेस करेगा, फिर रिटर्न कमाएगा, फिर आपका पैसा रिटर्न के थ्रू से, ये म्यूचुअल फंड के थ्रू से हमारे पास आ जाएगा। जिनको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, वो म्यूचुअल फंड के जरिए वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, इट्स ए इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ना क्वेश्चन क्या है सर, हम लोग तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हमें इन्वेस्टर थोड़ी बनना है यहाँ पर। सर दोनों एंगल से सोचना अच्छा बात होता है, बट हाँ ऑब्वियसली एज ए सीए में आप लोग फाइनेंस मैनेजर का रोल ज्यादा प्ले करोगे, तो आपका बेसिक टारगेट क्या है? कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझना। आपका बेसिक टारगेट क्या है, प्राइमरी टारगेट क्या है? इन्वेस्टर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके उससे भी ज्यादा आपको सोचना चाहिए कंपनी के बारे में सोचना। तो हम लोग सर क्या लिख रहे हैं अभी? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने लास्ट कुछ क्लास में बात किया और कुछ होमवर्क भी डिस्कशन किया। सो जिनका भी मिस है, प्लीज कलेक्ट क्लास फ्रॉम मी, कर लो, डाउट सामने आके पूछताछ करके चले जाओ, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। अच्छा, लिखो, हेडिंग करो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यानी एक कंपनी मार्केट से फाइनेंस जुगाड़ करने से पहले क्या सोचता है। सर अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, माने माने यही बात है कि इतना घुमा फिरा के बात करते करते हम लोग मेन पॉइंट पे आए, आज का मेन पॉइंट। सर इतना कहना जरूरी होता है क्या? सर पहले स्टार्टिंग में थोड़ा जरूरी होता है,
बार बार जरूरत नहीं होता है स्टार्टिंग में। सो फॉर एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस, ध्यान से लिखना सर, फॉर एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कंपनी के बारे में सोचो। सोचो कि आप एक कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हो, ये सोचते रहो। फॉर एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कंपनी हैज net proceeds realized today in return the company suffers a series of post tax cash flows। मैंने कहना क्या चाहता है सर, पोस्ट टैक्स कैश फ्लो। मैं अभी आपको समझा रहा था कि कंपनी को टैक्स पे करने के बाद शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता है, स्पेशली प्रेफरेंस वाले को एज वेल एज इक्विटी वाले। ठीक है, वही तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न है, वही तो प्रेफरेंस वाले का रिटर्न है। तो पॉइंट क्या है सर, पॉइंट इतना सा है कि जब भी कंपनी मार्केट से पैसा जुगाड़ करते हैं, सर मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आप समझो। फाइनेंस मैंने फाइनेंस का मतलब ये पैसा का जुगाड़ करना। So for any source of finance, the company has net proceeds realized today. In return, the company suffers a series of post-tax cash flow. आज अगर कंपनी को 1 करोड़ मिलता है, 100 करोड़ मिलता है, 1000 करोड़ मिलता है, तो बदले में कंपनी को पोस्ट टैक्स कैश फ्लो झेलना पड़ता है। ये कंपनी के लिए कॉस्ट हो जाता है सर। मैंने कंपनी को देना पड़ेगा भाई, जिनसे पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करके उन्हें भी तो रिटर्न देना है ना सर, बिजनेस करके उन्हें भी तो रिटर्न देना है। तो उसी को बोलते हैं सीरीज ऑफ पोस्ट टैक्स कैश फ्लो। इसको अच्छा कैश आउटफ्लो लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो। माने आपने तो कैपिटल जुगाड़ कर लिया, शार्क टैंक में जाके जो बंदा पिच दे रहा है, ठीक है, वो बंदा अपना पिच दे दिया, पिच दे के पैसा ले लिया, फिर आगे उसको क्या करना है, जो पैसा उन्होंने लिया उससे बिजनेस करना है और फिर शेयर होल्डर को रिटर्न करना है एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उनके साथ बीच में बात हुआ है, शेयर स्टेक होल्डिंग, लोन है तो लोन का इंटरेस्ट, जो वट एवर, तो सफर्स अ सीरीज ऑफ पोस्ट टैक्स कैश आउटफ्लो। ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि हमारा कैश निकलेगा C1, कैश निकलेगा C2 माने कैश 2, इस तरह से अप टू CN तक जा सकता है। पता नहीं कितना कैश निकलेगा, डिपेंड करता है जितना आपका बिजनेस का कैपिटल का जुगाड़ था, उसके हिसाब से क्या टर्म्स कंडीशन था इक्विटी एंड लोन वाला के साथ, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं सर, हेंस द कॉस्ट ऑफ, लिखो सर, जरूरी नोट्स है ये, एग्जाम में बड़ा काम आएगा। हेंस द कॉस्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस, एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस is the discount rate, is the discount rate that is R, R माने return in the following equation। समझाता हूं सर, थोड़ा समय लगेगा समझते समझते, लेकिन certain टाइम के बाद समझ जाओ। So net proceeds realized today equals to C1 divided by 1 plus R plus C1 divided by 1 plus R whole square plus C2 करो इसको, C3 divided by 1 plus R whole cube। ऐसा चलता जाएगा सर, ऐसा चलता जाएगा up to CN divided by 1 plus R whole to the power N। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहा आपको कि ये जो कंपनी मार्केट में अपना कैपिटल जुगाड़ करने के बाद जिनसे इन्होंने पैसा लिया था, उनको जो रिटर्न करेगा, वो रिटर्न क्या है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और कितना दिन तक ये जा सकता है, ये डिपेंड करता है कितना दिन के लिए वो कैपिटल का फ्लो चल रहा है। तो ये हिसाब किताब कुछ क्वेश्चन करने से क्लियर होगा। ठीक है, ये सर इसको सर हाँ बोलो बोलो सर। हाँ
बोलो C1 बाई नीचे क्या लिखा आपने? कौन सा C1 बाई 1 प्लस आर, 1 प्लस आर, आर फॉर रिटर्न, ओके आर सर, आर है ये आर, ठीक है। नेक्स्ट ओके टाइम से उसके बाद क्या हुआ सर, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर माने टू द पावर 2 हो गया, क्योंकि जितना नंबर ऑफ ईयर बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपका नंबर चेंज होता जाएगा, ठीक है। 1 प्लस आर होल स्क्वायर 2, या फिर होल टू द पावर 2, या फिर 1 प्लस आर होल टू द पावर 3, ऐसा अनलिमिटेड टाइम तक चल सकता है, जितना दिन बिजनेस चलेगा ऐसा सिस्टम बना रहता है। ये फॉर्मूला है, काम सिखाऊंगा सर। इस पूरा खेल को समझने के लिए 2 चैप्टर का नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा होता है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। ये दोनों माने कैपिटल बजटिंग को और एक नाम से भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से भी कहा जाता है। तो जैसे दोनों चैप्टर में कॉम्बो हो जाएगा, आपको ओवरऑल नॉलेज पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर बिजनेस कैसे चलता है, आखिर बिजनेस कैसे चलता है। कंपनी में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, उसको ये सारा खेल समझना पड़ता है, संभालना। अच्छा चलो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट टाइप का। इन केस ऑफ प्लेन वैनिला, वैनिला स्पेलिंग क्या है, डबल एल है ना कि सिंगल एल होता है, डबल एल होता है ना, वैनिला, हाँ प्लेन वैनिला। सर बॉन्ड है, कोई आइसक्रीम नहीं है। जिसको वैनिला फ्लेवर पसंद है, मुझे तो पसंद नहीं है वैनिला, पर जिसे पसंद है वो उसको लग रहा है कि सर कोई आइसक्रीम पार्लर थोड़ी ना खोलेंगे कि वैनिला। नहीं सर, ये जान लो, बड़ा काम का चीज है। फाइनेंशियल वर्ल्ड किसी भी एसेट का सिंपलेस्ट फॉर्म को प्लेन वैनिला के नाम से बोलते हैं। अमेरिकन वर्ल्ड में चलता है इसीलिए, या यूरोपियन वर्ल्ड में चलता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो इंडिया में भी प्रैक्टिस है इसका। प्लेन वैनिला बॉन्ड माने किसी भी फाइनेंशियल एसेट का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज, उसको अगर कहना है तो अमेरिका में लोग प्लेन वैनिला टाइप्स कहते हैं, ठीक है। ये लोग कुछ भी करते हैं, किसी भी चीज को खाने के नाम से जोड़ दिया, अब उनका है क्या करे। तो इन केस ऑफ प्लेन वैनिला बॉन्ड, all these logic translates into a short of sorry into a shortcut, into a shortcut approx formula। अब हम लोग इतना डिटेल्स में जाएंगे सर, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था ना कि एक्चुअली ये कैश C1 C2 C3 CN मैंने आपका कैश आउटफ्लो होता जाएगा, और आपका बिजनेस रिटर्न कितना जनरेट करेगा इस पे डिपेंड करता है। इसलिए 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर होल क्यूब टू द पावर 3 अप टू 1 प्लस आर होल टू द पावर n। अब इतना कॉम्प्लेक्स चीज में अभी नहीं जाना है, कैपिटल बजटिंग में ऐसे भी वो समझना पड़ता है, उसको IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न माने हर बिजनेस का रिटर्न जनरेट करने का एक इंटरनल पावर होता है, उस इंटरनल पावर को कैलकुलेट करने को IRR कहते हैं। जो हम लोग कब पढ़ेंगे सर, देयर इज अ चैप्टर नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब आपको मैं बताऊंगा ये वाला चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो ये कैपिटल बजटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपको पता लगेगा कि कैसे किसी भी बिजनेस का, कि मेरा बिजनेस के अंदर कितना रिटर्न छुपा हुआ है, ठीक है, वो छुपा हुआ रिटर्न निकालने का सिस्टम आपको सिखा जाएगा, ठीक है। इसको कैपिटल बजटिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। डोंट वरी सर, सब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, पर अभी फिलहाल प्रेजेंट में फोकस करें। सर अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, यही जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, ठीक है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये वाला, ये टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी बेसिकली जो पैसा जुगाड़ करते हैं, उस जुगाड़ पैसे को कैसे, खर्चा को कैसे मैनेज करें, सिंपल बात है। तो इन केस ऑफ प्लेन वैनिला बॉन्ड, चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, अब भी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है भाई। In case of plain vanilla bond, all this logic translates into a shortcut approx formula, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला का सहारा ले लेंगे, गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है, जरा देखें, जरा देखें सर। बिजनेस मार्केट में लोन देगा, ध्यान से देखना, केडी, केडी माने लिख सकते हो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट,
ठीक है। केडी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, केडी माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है सर, बिजनेस मार्केट से लोन लेता है तो बिजनेस के लिए वो कॉस्टिंग हुआ ना। अब लोन का टाइप्स तो आपको मैं बता रहा था तब से कि सर बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, वेरियस काइंड्स ऑफ हो सकता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, I इंटू 1 माइनस टी प्लस F माइनस पी नेट डिवाइडेड बाई N होल टू द पावर, सॉरी होल डिवाइडेड बाई F प्लस पी नेट डिवाइडेड बाई 2। सर लोड मत लो, लोड मत लो, माने फॉर्मूला समझ गए ना। काफी लोग क्या करते हैं, इसको रटने के पीछे भागते हैं। प्लीज रटा रटी नहीं है, समझना है, बाद में रट लेना, समझ के रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना समझे तो रटो ही ना। सर ऊपर जब मत कीजिए, क्या करें, थोड़ा थोड़ा नीचे। ऊपर कर। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ। लिख लो सर। सर हाँ बोलो सर। सर ये F माइनस क्या लिखा है? F माइनस पी नेट, पी के नीचे नेट लिखा है सर, नेट। F माइनस पी नेट डिवाइडेड बाई N होल डिवाइडेड बाई A प्लस पी नेट डिवाइडेड बाई 2। लिखाता हूँ सर, हर चीज का मतलब लिखाता हूँ, हर चीज का मतलब लिखाएंगे। सब कोई लिख रहे हैं ना? रवि का आवाज नहीं आ रहा है, रवि का, शालिनी का, अ, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? यस सर लिख रहे। ओके सर। সমন্বিতা আশা করছি লিখছিস। ओके देखो सर, ये लिख लिया, अब आगे बढ़े। जी सर। अब इसमें लिखो, ये जो I इंटू 1 माइनस टी था, ये जो I इंटू 1 माइनस टी था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर पोस्ट टैक्स कूपन अमाउंट। सर ये कौन सा कूपन अमाउंट है बोलो तो? सर वही जो मैं आपको यहाँ पर लाइव मार्केट से दिखा रहा था, ये देखो क्या लिखा है, कूपन रेट दिख रहा है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइड में जो कंपनी का बॉन्ड बिक रहा है, ठीक है, तो इसका देखो कूपन अमाउंट दिया है ना सर, तो ये कूपन अमाउंट माने इंटरेस्ट, कूपन माने इंटरेस्ट, ठीक है। डोंट वरी, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। जिनको, जो लोग पहली पहली बार सुन रहे हो ना, सो डोंट टेक एक्स्ट्रा लोड, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। अभी लोड लेने का जरूरत नहीं है सर, कभी तो सुनना ही नहीं है कूपन बोलते हैं हम लोग तो। कूपन माने नॉर्मली वो शॉपिंग करने जाते हैं कूपन मिलता है ऐसा बोलते हैं ना, इंटरेस्ट को कूपन कब बोला गया? अब सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, हायर स्टडीज है तभी। तो आई इंटू 1 माइनस टी पोस्ट टैक्स कूपन अमाउंट, इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं सर, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओहो, एक काम करने से अच्छा होता, पोस्ट टैक्स कूपन अमाउंट को समझने के लिए बेस्ट ऐसा होता, हम लोग जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे ना सर, अगर उसी के थ्रू से कर लेते तो बड़ा बढ़िया होता। किसी को याद है लास्ट क्लास का क्वेश्चन? एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार पुराना जैम को निकाल देता हूँ तो आपको मैं अभी बता देता हूँ, तो फिर क्या होगा ना, आप लोगों का कनेक्टेड रहेगा। ये यही मेन कारण है, मैंने आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो, एक सेकेंड, तो लास्ट दिन हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन किए थे ना, आप लोगों की कॉपी में होगा। जो लोग लास्ट क्लास कर लिया था उनकी कॉपी में बिल्कुल होगा। कौन सा वाला है, कौन सा वाला? ये वाला आई थिंक, ये देखिए जरा, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखा था। जो लोग ऑलरेडी खाता में हैं जिनका, उनको पता है क्वेश्चन क्या था। जस्ट मैं एक बार गो थ्रू कराता हूँ, ये देखो उसमें क्या था कि इन्वेस्टर्स, एक बीबीबी रेटेड बॉन्ड था सीमेंट कंपनी का, इसका फेस वैल्यू था 1000, दिख रहा है सबको? डोंट वरी, जब जिसका क्लास मिस है ना वो जस्ट एक बार
क्लास करेगा तो उसको ये मिल जाएगा, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कोई बात नहीं। या फिर आप इसी चीज को यहाँ पर लिख लो, ये इन्वेस्टर सोच रहा था, तो आप भी यहाँ पर एक काम कर सकते हो, इस पूरा चीज को कंपनी का जो बॉन्ड है ना इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने कहने का मेरा मतलब इतना सा है, ये जो एग्जाम्पल है ना, इन केस ऑफ प्लेन वैनिला बॉन्ड ऑल दिस लॉजिक ट्रांसलेट्स टू ए शॉर्टकट अप्रॉक्स फॉर्मूला गिवन बाय दिस। अब ये फॉर्मूला को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आप ना कंपनी का जो बॉन्ड का फीचर्स है उस बॉन्ड का फीचर्स को थोड़ा लिख लो जो इन्वेस्टर्स वाला लिखे थे। मैंने लास्ट क्लास से ही मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जस्ट एक काम करो, यहाँ पर साइड में बॉन्ड का फीचर्स बोल के आप लिख लो कि बॉन्ड का फीचर्स मैंने कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रहा है उसके बारे में हमें क्या क्या जानना है। ये बीबीबी रेटेड बॉन्ड है, रेटिंग क्या है, हाई रेटिंग माने हाई क्रेडिट वर्दिनेस, तो इतना लिख लो, फेस वैल्यू 1000 लिख लो सर। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं कहना क्या चाहता हूँ? लिखो कि फेस वैल्यू 1000 टका था, जो ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुके हो सर, जो लोग लास्ट क्लास किए थे। फेस वैल्यू 1000 का है, कूपन रेट 12% का है, ठीक है, कूपन रेट 12% का है, मैच्योरिटी 5 साल का है, मैच्योरिटी 5 इयर्स का है, इसे एन कहते हैं। अच्छा, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड्स अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में जो सिमिलर बॉन्ड अवेलेबल है उसका जो प्रोडक्टिविटी पावर है, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड अवेलेबल इन मार्केट, अवेलेबल इन द मार्केट कितना है सर? 14%। मैंने मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड 14% रिटर्न दे रहा था मेरे एग्जाम्पल पे, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स की तरफ से मैं आप लोगों को सिखाया था। और क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, यही बॉन्ड मार्केट में कितना दाम पे चल रहा था? 920 टका। मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 920, मार्केट में बॉन्ड का दाम है 920, 920 ये मार्केट में बॉन्ड का दाम है। ध्यान से सुनना सर, यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में इन्वेस्टर के एंगल से समझाया था कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सिखाया गया था। सो डोंट वरी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर तो अपने हिसाब से देखता है, कंपनी के लिए भी तो एक खर्चा है सर, कंपनी ये बॉन्ड मार्केट में इशू करेगा, उसका क्या कॉस्टिंग करेगा, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज इसको ध्यान से सुने, और उसके लिए हम लोग बस इस फॉर्मूला का सहारा ले लेंगे। ठीक है, ये जो एफ माइनस आई इंटू 1 - टी प्लस एफ माइनस पी नेट बाई एन होल डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी नेट बाई 2, ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला है। ये जो आप देख रहे हो ना, जो आपको मैं लिखाया था लास्ट दिन वही है ना। IRDD अगर कंपनी है, इसका कूपन रेट 8.16 है, फेस वैल्यू अगर 1000 टका है, मार्केट प्राइस अगर 1400 रुपया है, मार्केट में बॉन्ड का रेटिंग AAA वाला है, ठीक है, मैच्योरिटी इतने साल में होगा, ठीक है, तो आपको सारा डेटा मिल जाता है मार्केट से, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर आल्सो। नाउ मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया था, अब जब एक IRDA हो या फिर कोई भी कंपनी हो, जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अपना बॉन्ड इशू करता है, तो उसका कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का क्या सिस्टम है, वो इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग समझ जाएंगे। बस यही मेरा कहने का मतलब है। अब जस्ट आप लिखो कि I इंटू 1 - टी का मतलब है पोस्ट टैक्स कूपन अमाउंट। तो पोस्ट टैक्स कूपन अमाउंट, कूपन माने इंटरेस्ट, ठीक है, कूपन माने इंटरेस्ट, तो I माने इंटरेस्ट, 1 - टी माने टैक्स देने के बाद का वैल्यूएशन, ठीक है। तो पोस्ट टैक्स कूपन अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 1,120 इंटू 120 इंटू 0.7। सर क्यों, मैं समझाता हूँ। ये देखो, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया, इसमें कंपनी का फेस वैल्यू कितना है बॉन्ड का? बॉन्ड का फेस वैल्यू है 1000 टका, 1000 का कूपन रेट है 12%। तो इसका मतलब ये होता है कि 1000 टका का अगर मैं एक बॉन्ड खरीदूंगा और उसमें 12% का अगर कूपन रेट है, मैंने इंटरेस्ट है, तो मुझे 120 टका इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, ठीक है। तो वो मैं 120 कर दिया, 1000 का 20% तो 120। लेकिन सर ये 120 टैक्स देने के पहले का है, तो इसमें क्या किया गया सर, I इंटू टी कर माइनस टी पे क्यों किया गया? क्योंकि नॉर्मली ये जो इंटरेस्ट है ना सर, ये टैक्स शील्ड जनरेट करता है, ठीक है, तो टैक्स देने के बाद
इसका सिचुएशंस को कैलकुलेट करना जरूरी होता है, ये लास्ट क्लास में मैं समझाया था। तो 120 के साथ आप इंटू 0.7 करोगे तो आपको ना टैक्स देने के बाद इसका वैल्यूएशन मिलेगा। तो 120 इंटू 0.7। अच्छा 0.7 क्यों हुआ सर? 0.7 को समझना बड़ा सिंपल है, टैक्स रेट था 30%। अच्छा इधर भी लिख लो सर, लिख लो, नहीं तो लोग बोलेगा सर टैक्स रेट तो बोला नहीं आपने। ठीक है सर, टैक्स रेट इक्वल्स टू 30%, मैंने मार्केट में जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो 30% है। तो 30% अगर टैक्स है तो I इंटू 1 माइनस टी करके आपका 120 हो रहा था 1000 का 12%। जितना वैल्यू आया वो प्री टैक्स था, अब टैक्स देने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 84। तो ये हो गया I इंटू 1 माइनस टी का मतलब। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आया? और ये 0.7 कहां से आया? 1 माइनस 0.3 करके 30% अगर टैक्स दे दोगे तो बचेगा कितना? 0.7 कहां से आया, समझ में आया सबको? अगर टोटल 1% है उसमें से अगर 30% टैक्स में चला जाएगा, 30% टैक्स है तो बचेगा क्या? 0.7। तो 120 टोटल हो रहा है, उसमें से बचता कितना है? 70%। तो बाकी 30% टैक्स में चला गया। तो 0.7 करके मुझे एक्चुअली बचा हुआ अमाउंट मिल गया, इसलिए 0.7 किया। एनी डाउट सर? एनी डाउट? समझ में आया तो बोलो, ना समझ में आया तो भी बोलो। हाँ सर, ये 0.7 का कैलकुलेशन समझ में आया कहां से किया? टैक्स रेट 30% है ना, तो 120% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं टैक्स देने के बाद का हिसाब करूं तो ये 70% आ रहा है, मैंने 70% टैक्स देने के बाद मेरा बचेगा, क्योंकि 30% तो सरकार लेके जाएगा। बोलो सर, यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है, 0.7% है। बस थैंक यू सर, आगे का बात समझो। एफ का मतलब है सर रिडेम्पशन अमाउंट। लिखो, क्वेश्चन में था ना फॉर्मूला में सर, एफ एफ क्या होता है? रिडेम्पशन अमाउंट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि अजीब चीज है, पर विश्वास करो धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। पीनेट माने नेट प्रोसीड्स, ये पूछ रहा था ना सर, सनन पूछ रहे थे कि सर नेट प्रोसीड्स क्या है? सर नेट प्रोसीड्स क्या होता है? नेट प्रोसीड रियलाइज या फिर नेट प्रोसीड्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मैंने बॉन्ड या जो भी आपको मिल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। हर बॉन्ड को मार्केट में प्लेस करने का एक खर्चा होता है। जैसे कंपनी जब मार्केट में अपना पैसा रेज करने के लिए आते हैं ना, तो कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। ऐसे ही मार्केट में कंपनी को पैसा नहीं मिलता, इसको ना मार्केटिंग चार्जेस भी बोलते हैं। जैसे कि क्या नाम से बोलने से अच्छा होगा, एक सेकंड रुको। जैसे आईपीओ होता है ना, ऐसा प्रॉस्पेक्टस होता है सर, प्रॉस्पेक्टस। ये कंपनी लॉ में भी मैं बताता हूँ, सेल प्रॉस्पेक्टस, हाँ इसमें मिल सकता है। ये देखो महिंद्रा फाइनेंस का एक सेल प्रॉस्पेक्टस है, आप लोगों को दिख रहा है सर? ये महिंद्रा फाइनेंस बोल के कंपनी है, ये एज पर कंपनीज एक्ट है, सेल प्रॉस्पेक्टस है। इसके थ्रू से कंपनी क्या कर रहा है? मार्केट में बॉन्ड इशू कर रहा है। ये देखो, ये कंपनीज एक्ट में भी पढ़ाया जाता है सर, ये लॉ के अंदर भी पढ़ाया जाता है। पर आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो कंपनी कुछ इशू कर रहा है। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ दिखाने के लिए सर कि कंपनी करता क्या है। ये देखो कंपनी सेक्रेटरी का साइन है, और ये देखो सर क्या बोल रहे हैं सर, कंपनी को अप टू कितना है सर? ये 200,000, ठीक है, अप टू, यहाँ पर अनसिक्योर्ड ये देखो लिखा है एनसीडी, अनसिक्योर्ड इतना इतना नंबर ऑफ अप टू 2 करोड़। ठीक है, अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेटेड रिडीमेबल, क्या है? रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देख रहे हैं ना, ये कंपनी रेज कर रहा है जिसका फेस वैल्यू है 1000 टका, जिसका फेस वैल्यू है 1000 टका। अब मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब कंपनी कोई फाइनेंस रेज करता है, ठीक है, तो उसको रेज करने के पीछे लीड मैनेजर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है सर? लीड मैनेजर। लीड मैनेजर कौन होता है? जो कंपनी का ये पूरा अमाउंट उठा के देगा, कंपनी का ये पूरा अमाउंट उठा के देगा, माने मार्केट से रेज करके देगा। उठा के देगा माने रेज करके देगा। तो ये जो लोग रेस करते हैं इनको लीड मैनेजर कहते हैं।
और ये लीड मैनेजर बेसिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली सॉरी इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी होते हैं। पूरा प्रोसेस को फॉलो करेगा, मार्केटिंग करेगा, और कंपनी का जितना जरूरत है ना, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी जरूरी है, उस पूरा प्रोसेस को फॉलो करेगा और बदले में एक कमीशन लेता है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, हर काम करेगा, इसलिए इसको लीड मैनेजर कहते हैं। समझ रहे हो सर? तो हर बिजनेस को अपना फंड जुगाड़ करने के लिए, एक चार्ज सहन करना पड़ता है, एंड दैट चार्ज वो कहते हैं सर फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं सर? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ध्यान से सुनना सर, ये जो करंट मार्केट प्राइस था कंपनी का, कितना था? 920। यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी एक ऐड कर लो, मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए करते करते चल रहा हूँ सर। फ्लोटेशन कॉस्ट, मार्केट में पैसा जुगाड़ करने के लिए मार्केटिंग के पीछे भी तो खर्चा होगा, उस मार्केटिंग को यहाँ पर लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लोटिंग कॉस्ट। कि हमें डिवेंचर चाहिए, पर डिवेंचर को मार्केट से रेस करने के पीछे मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लीड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, या फिर इसको अंडरराइटर भी कहते हैं, ये सब चीजों के पीछे 5% करके पर शेयर के पीछे खर्चा होगा, या पर डिवेंचर के पीछे खर्चा होगा। दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो पी नेट का मतलब क्या है? जितना आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, जितना आपको पैसा, मैंने आपका शेयर का या डिवेंचर का जो दाम है, ठीक है, आपका डिवेंचर का, जैसे हमारे यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना हम लोगों ने देखा सर? 920, 920 क्वेश्चन में जो मैंने दिया, ठीक है। नॉर्मली 1900 ऐसे ही चलता है, 1000 नॉर्मली होता है, बट इसका 920 है। तो मान के चल रहे हैं सर, हमें 920 मिलेगा मार्केट प्राइस के हिसाब से, थोड़ा डिस्काउंट है, थोड़ा डिस्काउंट में चल रहा है। तो 920 माइनस करो 5, तो आपका पी नेट या नेट प्रोसीड रियलाइज ऑफ द बॉन्ड हो गया 915। बोलो सर, बात समझ में आया कि व्हाट इज दिस पी नेट? पी फॉर प्राइस और नेट माने नेट प्राइस। पी फॉर प्राइस, नेट फॉर नेट प्राइस। नेट प्राइस माने कॉस्ट को माइनस करके, फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करके। तो दिस 5 इज फ्लोटेशन कॉस्ट या फ्लोटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। और क्या होता है फ्लोटिंग कॉस्ट? मैं आपको दिखाया, ऐसे शेयर में भी होता है। कंपनी जब आईपीओ लेके आता है, तब भी कंपनी अपना आईपीओ को मार्केट में लॉन्च करने के लिए काफी कंपनी का सहारा लेते हैं, जिनको बीआरएलएम कहते हैं, या मार्जिन बैंकर कहते हैं, या अंडरराइटर्स कहते हैं। वो लोग कमीशन लेते हैं। कंपनी को 200 करोड़ चाहिए, कंपनी को 500 करोड़ चाहिए, तो उठा के देने का एक काम होता है। जो मार्जिन बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, वो पूरा केस को हैंडल करेगा और मार्केट से पूरा पैसा रेज करेगा, मार्केट में अनाउंसमेंट करेगा, मार्केट में मार्केटिंग करेगा, हर चीज करेगा, और उसका जो खर्चा है वो कंपनी को शेयर के दाम के अंदर काउंट करना है, कॉस्टिंग के अंदर आ जाएगा सर। ठीक है, आशा करता हूं जो जो पॉइंट था हो गया। आई इंटू 1 माइनस टी का मतलब पता लग गया सर, एफ का पता लग गया, रिडेम्पशन अमाउंट है, पी नेट का पता लग गया, एन फॉर तो नंबर ऑफ ईयर है सर, एन माने नंबर ऑफ ईयर, एन माने नंबर, कितना दिन का बॉन्ड है आपका। बाकी ये 2 तो फार्मूला का पार्ट है, बाकी सेम टू सेम है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सर। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? देयरफॉर KD इक्वल्स टू, एक काम करना है कि अप्रोक्सीमेशन साइन दे देना, ठीक है, क्योंकि ये सब ट्रेंड में चलता है तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन होता है पॉइंट में, इसलिए एक अप्रोक्सीमेशन साइन इक्वल्स के ऊपर ऐसा एक पंछी जैसा एक साइन होता है ना, बर्ड्स जैसा, जैसे बर्ड्स उड़ रहा है ऐसा एक साइन होता है, इसको अप्रोक्सीमेशन साइन कहते हैं। तो लगा दो सर, KD approximately equals to, सॉरी प्लीज पुट करो सर, 84 प्लस 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 84 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 957.5, सॉरी गलत कर दिया, एक सेकंड, सॉरी सर। आप समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं? रटना नहीं है, समझ के लिखो। 915/2। सॉल्व दिस कैसे किया? देखो, ऑलरेडी हमें आई इंटू 1 माइनस टी मिल गया था, है ना, पोस्ट टैक्स कूपन अमाउंट। ये जो बार बार यहाँ पर आप कूपन अमाउंट देख रहे थे, ये जो कूपन अमाउंट है, इसका टैक्स देने के बाद का, ये रेगुलर बोला है ना मैंने, टैक्स देने के पहले ये है, और अगर इसके बाद टैक्स दे दोगे तो क्या होगा? तो कंपनी को अपना टैक्स का खर्चा भी तो कंट्रोल करना है ना,
ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स देने के बाद का हिसाब भी यहाँ पर आप कर रहे हो। तो ये देखो 84 आपका आई इंटू 1 माइनस टी है, 1000 आपका क्या निकला था, फेस वैल्यू है। ठीक है। अच्छा हम लोग यहाँ पर एफ का मतलब भी क्या लिखे थे, एफ का मतलब लिखे थे रिडेम्पशन अमाउंट। अच्छा क्वेश्चन अगर रिडेम्पशन अमाउंट अलग से बोलता है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, क्वेश्चन में अगर रिडेम्पशन वैल्यू अलग से बोल देगा तो रिडेम्पशन वैल्यू लेना। अगर क्वेश्चन रिडेम्पशन के बारे में साइलेंट है तो फेस वैल्यू ही रिडेम्पशन वैल्यू हो जाता है। ठीक है, एग्जाम पर्पस का बात कर रहा हूँ। तो ए फॉर रिडेम्पशन अमाउंट, तो रिडेम्पशन अमाउंट में कुछ बोला नहीं था तो 1000, बाकी पी नेट ए माइनस पी नेट 915, फिर सिमिलरली डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 915/2 कितना आया सर, कैलकुलेशन करके प्लीज मुझे बताओ। बोलो सर कितना आया, परसेंटेज में आएगा, जो भी आएगा इंटू 100 कर देना। आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, देखो 84 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 957.15 ऐसा कुछ आएगा। जो भी आएगा इंटू 100 करना। कितना हुआ सर मुझे प्लीज बताओ। 10.55 10.55% सबका आया सर 10.55। हाँ सर, नहीं आया क्या, यस सर आ गया। आ गया ना। तो देखो ऐसे देखो, मैंने क्वेश्चन कराने में बड़ा कम समय लिया, बट समझाने में बड़ा ज्यादा समय लिया। लेकिन समझाना जरूरी है ना सर, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ सिस्टम छुपा हुआ है। फॉर्मूला में क्या है, अभी अभी फॉर्मूला देखो आपको इजीली याद आ जाएगा। ठीक है, आई इंटू 1 माइनस टी क्यों करते हैं, एफ माइनस पी नेट क्यों किया। ठीक है, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर, कितना साल का है इसके लिए एन यूज कर रहा है। ठीक है, यानी सॉरी नंबर ऑफ ईयर माने बॉन्ड का लाइफ कितना है, मैच्योरिटी कितना है। जैसे यहाँ पर देखो ओरिजिनल में भी होता है, ये देखो कब मैच्योर कर रहा है, कब मैच्योर कर रहा है, तो जितना जिन इशू कर रहा है उस दिन से लेके करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देगा, क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि कितना साल का बॉन्ड है। तो आप इशू डेट से लेके मैच्योरिटी डेट तक देख लो कि कब मैच्योर कर रहा है, और इस हिसाब से काउंट कर लो कितना साल का बॉन्ड है। ठीक है सर। तो ये 10.55 का क्या मतलब है सर, ये कंपनी की तरफ से इस बॉन्ड इस पर्टिकुलर पैसा को रेज करने का, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को रेज करने का कॉस्ट है। ये जो कंपनी जो बॉन्ड रेज कर रहा था ना, उसका फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 12%, मैच्योरिटी 5 साल, यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड मार्केट में जो चल रहा है 14%, जो बॉन्ड का मार्केट में रिटर्न है वो 14% है। वो अलग बात है, वो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। लेकिन कंपनी के लिए इस बॉन्ड को इशू करने के लिए 10% का खर्चा है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को अगर इतना खर्चा पड़ेगा सिर्फ मार्केट से बॉन्ड इशू करके पैसा रेज करने में, तो समझ लो कि कंपनी को इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा, इससे ज्यादा इनकम करना पड़ेगा, तो जाके वो अपने इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न कर पाएगा और खुद भी कुछ रख पाएगा। बोलो सर, यहाँ तक अगर समझे तो बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन करो, देखो सर पूरा खेल क्लियर होगा। तो सॉल्व अ क्वेश्चन विद बी। ठीक है, चलो सर अब आएगा मजा। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करो, प्लीज लिखना। कंसिडर बॉन्ड with the following features, with the following features। फेस वैल्यू दिया है 5000 एक बॉन्ड का। ठीक है, कूपन रेट 10%, जैसे मार्केट में होता है 8% 10% ऐसा ही चलता है पर एनम।
एनुअली। मैच्योरिटी है सर 5 इयर्स का, यानी 5 साल बाद ये मैच्योर करेगा। मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 4,850, ठीक है, 4850 मार्केट प्राइस चल रहा है। रिडेम्पशन एट द रेट प्रीमियम, एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम सर, ठीक है, एट का साइन छोड़ो, ऐसा लिख दो, रिडेम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 5% at the end of 5th year, at the end of 5th year, यानी 5 साल बाद ये बॉन्ड रिडेम्पशन जब होगा तो 5% प्रीमियम में पब्लिक को मिलेगा, मतलब जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको एक्स्ट्रा 5% प्रीमियम में रिडेम्पशन किया जाएगा। तो फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू सेम नहीं हुआ, जैसे कि हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में कर रहे थे कि क्वेश्चन में प्रीमियम वैल्यू नहीं दिया था, मैंने रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया था, तो रिडेम्पशन वैल्यू नहीं रहेगा तो फेस वैल्यू पे ही करना है। लेकिन अगर फेस वैल्यू दे के रखा है और रिडेम्पशन वैल्यू भी दे के रखा है तो रिडेम्पशन का अलग से यूज करना है। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें 3-4 क्वेश्चन जनरेट होता है सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अच्छा रिडेम्पशन वैल्यू भी दे दिया, 5th ईयर में 5250 में रिडीम करना है। 5,000 का बॉन्ड था ना, 5% माने 5,000 का 5% 250, तो 5,250 हो जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू, वो भी बोल दिया क्वेश्चन में। चलो मौज करो। इफ द yield on similar bond, if the yield on similar bond, same maturity risk, same maturity risk is 16%, find out IV0। सर IV0 माने इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू माने ओरिजिनल वैल्यू। हर चीज का एक एक्चुअल वैल्यू होता है, उसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अगर मार्केट में सिमिलर बॉन्ड 16% रिटर्न जनरेट करता है, जिसका रिस्क सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि ये वाला बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड IV0, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड गिव योर एडवाइस। आप कौन? आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। बेसिकली कंपनी की तरफ से आप फाइनेंस मैनेजर हो, बट यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अगर गाइड करना है तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाओगे। आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है और बताना है कि इस मतलब ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्लास की जो पढ़ाई है उसके बेसिस में है। जो लोग लास्ट 2 क्लास कर चुके हो उनको ये इजीली समझ में आ जाना चाहिए और उनसे आंसर मैं उम्मीद करता हूँ। जो लास्ट क्लास नहीं किया डोंट वरी, लास्ट क्लास 2 क्लास कर लेगा, वो समझ जाएगा कि क्या है। आज भी मैं सॉल्व कर दूंगा ऐसे, बट लास्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 क्लास एक बार कर लेने से आपको बड़ा फायदा है। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट YTM कैलकुलेट YTM, ठीक है, ये भी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ही, लास्ट क्लास के ऊपर ही है। कैलकुलेट YTM माने yield to maturity, कैलकुलेट YTM and give your investment advice and give your investment decision। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन 3 जो आज का टॉपिक है कंपनी के पॉइंट से। फाइंड आउट पोस्ट टैक्स KD माने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इफ
फ्लोटेशन कॉस्ट, if flotation cost is 2%, अगर कंपनी का फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है, आपको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, एंड टैक्स रेट गवर्नमेंट का 35%। ये लास्ट वाला तो आज के टॉपिक के बेसिस में है सर। लास्ट वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा, दिस इज बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन, और लास्ट पहला जो 2 क्वेश्चंस है वो बेस्ड ऑन प्रीवियस 2 क्लास डिस्कशंस, है ना सर। तो क्या आप लोग ट्राई करोगे? हाँ सर, क्या कहते हो, ट्राई करोगे सर? ऑब्वियसली दर्श का तो पहला 2 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लास्ट 2 क्लास के ऊपर है, बट ये वाला थर्ड वाला तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं सर, मेरे साथ साथ ही चलो, अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी होना चाहिए। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन दूंगा, उसको करके मेरे को भेजना, क्लास में कुछ दिखाना, और इंस्टीट्यूट के मैट से, मेरे मैट से, जहां से मर्जी प्रैक्टिस कर। बस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, ये दोनों ही हैं जो आप लोगों को मजबूत करेगा। अच्छा, तो कैसे सॉल्व होगा सर? एक एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए, एक एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इन्वेस्टर्स का ही देख लेते हैं, प्रीवियस क्लास के हिसाब से क्या होना, प्रीवियस क्लास के हिसाब से क्या होगा। तो सबसे पहले ना एक काम कर लेते हैं, फटाफट जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप एक काम कर लेना, आपको देखना है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू माने ओरिजिनल वैल्यू, क्या ये जो बॉन्ड है, क्या ये ज्यादा दाम पे चल रहा है कि महंगा दाम पे चल रहा है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये 1000 का फेस वैल्यू है, 1400 में चल रहा है ना, इसका इंटरेस्ट है इतना, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर्स आपको ये देखना है कि अगर देखो आज के रेट में 1000 में तो ये मिलेगा नहीं आपको, तो देखना ये कि 1400 महंगा चल रहा है कि सस्ता चल रहा है। अगर महंगा चल रहा है तो नहीं लेना है, अगर सस्ता चल रहा है तो ले सकते हो। तो पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपको कुछ मार्केट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको दे के रखा है यहाँ पर। यू नीड सम मार्केट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्ट एनी बॉन्ड, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टेक्निक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टेक्निक, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटी, ये सब चीजों का टेक्निक चाहिए। ये टेक्निक नॉलेज पता है तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होता है। क्या करेंगे सर? सर बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करें टीवीएम एप्लीकेशन लेके प्रभु का नाम। क्वेश्चन कहाँ है? 5000 का फेस वैल्यू है, 10% का कूपन रेट है, माने मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर एनुअली? 500 टका, है ना। 5000 का 10% मैंने एनुअल इंटरेस्ट 500 टका, ये मेरा एन्युटी हो गया, मुझे हर बार मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा सर, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 500 टका का मुझे पीबी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। मार्केट में सिमिलर बॉन्ड जो मार्केट में चल रहा है वो 16% रिटर्न दे रहा है, तो कम से कम इतना तो मुझे चाहिए। जो मार्केट में सिमिलर बॉन्ड जो रिटर्न जनरेट करने का ताकत रखता है, इतना तो मुझे भी चाहिए। तो ये मेरा रिकॉर्ड रिटर्न है, 16% जो सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड दे रहा है। एक इन्वेस्टर ऑलवेज इतना तो चाहेगा। मानो आप निप्पॉन के बॉन्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो निप्पॉन जितना दे रहा है, अगर कोई दूसरा बॉन्ड या म्यूचुअल फंड्स है, कम से कम उतना आपको दे दे। तो रिकॉर्ड रिटर्न मान के चलते हैं 16%। कोई बोलेगा सर ज्यादा चाहिए, हाँ ठीक है, आप ज्यादा सोच सकते हो, बट कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा है उसको लेते हैं। तो 16% आपका रिकॉर्ड रिटर्न है, और आपका मैच्योरिटी 5 साल का है। तो IB0 कैलकुलेट करने का सिस्टम क्या है, जो आपको एवरी ईयर रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा, उसका एन्युटी फैक्टर निकालना है, और जो आप रिडेम्पशन करोगे 5000 का शेयर, सॉरी बॉन्ड का वैल्यू रिडेम्पशन होगा 5250 पे 5 साल बाद। आपको क्या करना है, ये 5250 का आज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, 16% रेट में 5 साल का, 16% रेट में 5 साल का। सर एक्चुअली ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन है, ये अकाउंट्स में भी मैंने रिसेंटली सैटरडे वाला क्लास में करा रहा था फाउंडेशन स्टूडेंट्स को, ठीक है। दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आज के डेट में अकाउंट्स में सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। माने
किसी भी चीज का वैल्यूएशन को आज में कन्वर्ट कर लो, किसी भी चीज का वैल्यूएशन को आज में कन्वर्ट कर लो, तो इट विल बी इजियर फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर करे क्या? कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर उठाओ। हो सकता है किसी किसी का हो गया। आंसर आया किसी का? किसका आया बोलो सर, आई एम वेटिंग। कत এসছে? फिर मैं भी करता हूँ, मुझे प्लीज पहले बताओ आंसर कितना आया। कैलकुलेटर में होता है कैनन तथा, किसी का तो होगा। रवि बोलो सर। किसी का नहीं हुआ। क्या मैं कनेक्टेड हूँ सबके साथ? मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ बोलो। हेलो, किसी का आंसर नहीं आया। चौथा, चौथा राशि नहीं, चौथा आज के क्लास में। हाँ है तो चौथा का तो आ जाना चाहिए आई थिंक। चौथा इससे হ্যাঁ স্যার। কত এসছে? 4137। चलो 4137 अप्रॉक्स। अब सर चौथा का आंसर मैं चेक करके देखता हूँ। बाकी और किसी का आया? हाँ सर, एनीवन? और किसी का आंसर आया है सर? 4137 बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई बात नहीं, चलो करो मेरे साथ साथ करो। देखो एन्युइटी क्या है, आपको 5000 का बॉन्ड है ना फेस वैल्यू, जिसके आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है कूपन के तरफ से 500 टका। इस 500 आपको हर साल मिलेगा अप टू मैच्योरिटी। तो करना क्या है, ये 500 आपको एक साल बाद, 2 साल बाद, बने 2023 में आज आप खड़े हो, ठीक है। 2023 से 5 साल, 24, 25, 26, 27, 28, ओके। आपको हर बार 500 500 करके मिलेगा। तो ये एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टेक्निक है। जिन्हें नहीं पता मैं फिर से समझा रहा हूँ। 5 साल हो गया, 1 साल, 2 साल। अगर 23 के एंड में डाल रहे हो तो 23 के एंड से लेके 28 तक मिलेगा आपको। 1 2 3 4, बेसिकली 5 बार होना चाहिए, ठीक है। इसका भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक होता है माने रेगुलर एन्युइटी, एक होता है आपका एन्युइटी ड्यू। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ, टीवीएम में पढ़ा जाता है सर। फिलहाल इतना समझो कि आपको 5 बार 500 टका करके 1 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो अगर 22 के एंड में डाले हो तो 23 के एंड में 500 टका मिलेगा। तो अभी कहना करना क्या है सर कि 23 के शुरुआत में, ठीक है, मानो 2023 के शुरुआत में आप 500 इन्वेस्ट किए थे, तो 500 रिटर्न 1 साल बाद मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, ये सभी चीज का प्रेजेंट वैल्यू करना है। इसको बोलते हैं एन्युइटी कैलकुलेट करना। 1 साल बाद का 500, 2 साल बाद का 500, 3 साल बाद 500, 4 साल बाद 500, 5 साल बाद 500, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और क्योंकि आपको सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट मिल रहा है, तो इसे PVAF फैक्टर से निकाला जाता है सर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट? वेरी इजी, जस्ट अपने हाथ में कैलकुलेटर उठाओ। दर्श दर्श कर रहे हो क्या सर? कैलकुलेटर ले लो सर, कमर्शियल कैलकुलेटर हाथ में उठा ले। बाकी लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। 16% रिटर्न है आपका। तो 16% रिटर्न है, माने मार्केट में अगर आप 1 टका डालते हो तो आपको 16 पैसे रिटर्न में मिलता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 टका इन्वेस्ट करने से 1 टका 16 पैसा मिलेगा। माने प्रिंसिपल भी चाहिए और साथ में इंटरेस्ट भी चाहिए, है ना। प्रिंसिपल भी चाहिए, इंटरेस्ट भी चाहिए। तो 1 टका इन्वेस्ट करने से 1 टका 16 पैसा। क्या करेंगे, इसके साथ +1 कर देंगे। क्या कर देंगे सर? +1। 1 क्यों? वही 16 पैसा मेरा इंटरेस्ट है, 16 पैसा इज माई इंटरेस्ट एंड 1 रुपी इज माई प्रिंसिपल। तो 1.16 इज माई 1.16 इज माई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसको क्या करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट में आना है तो डिवाइड करना है, प्रेजेंट में आना है तो डिवाइड करना है।
तो डिवाइड करके क्या करेंगे सर, हम इसको मैंने बेसिकली मेमोरी में ऐड करेंगे। ये जो इक्वल मारा ना, इक्वल करके m प्लस, ये एक बार काउंट करें, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, जितना आया इसको इंटू कर देना है। अच्छा पहले मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं, इसको इंटू कर देंगे 500 के साथ, ठीक है, इसको इंटू कर देंगे 500 के साथ। দাদা এটা ঠিক এসছে 1637? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। जी सर, मैं फिर से एक्चुअली लास्ट 2 क्लास में बड़ा डिटेल्स में बोला है सर। तो 1637 ये एक्चुअली इसका वैल्यू आया 500 टका 5 साल से मिले, 5 साल करके मुझे मिलेगा। मैंने एक्चुअली देखो तो आपको कितना मिल रहा है, 2500 मिल रहा है, लेकिन 2500 का 16% रेट में हम डिस्काउंट कर रहे हैं आज के रेट में, तो 2500 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन उसका आज का वैल्यू है 1600 टका। अगर मैं 16% रेट में आज में कन्वर्ट करूं, 16% को मैं अपना महंगाई मान लूं, तभी तो मुझे रिटर्न देगा। महंगाई है तभी तो रिटर्न मिलेगा मुझे, जहां पर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो 16% इज माई महंगाई, ठीक है, टेक इट एज ए डिस्काउंटिंग रेट, इसीलिए मुझे इतना रिक्वायरमेंट है। तो 500 टका 5 बार मिलेगा, लेकिन आज का वैल्यू है 1637, जो मुझे ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, ठीक है सर, 1637। अभी क्या करना है, ये नेक्स्ट वाले का करना है, 5250 का 5 साल में इंटरेस्ट फैक्टर, दोनों अलग चीज है। एन्युइटी फैक्टर वही है जिसके साथ मैंने इंटू किया, एन्युइटी फैक्टर वो जो मेमोरी प्लस किया ना वही है। मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, एन्युइटी फैक्टर किसको बोलते हैं। मैं फिर से एक बार कैलकुलेट करके फटाफट दिखाता हूं, ऐसे तो सेकंड में हो जाता है सर। 1 पॉइंट, जस्ट देख लेना कैलकुलेटर में, मेमोरी में कुछ नहीं रहना चाहिए। 1.16 माने 16% इंटरेस्ट है, जितना होगा 10% होता तो 1.10 हो जाता, 15% होता तो 1.15 हो जाता। तो 1.16 डिवाइड करो, इक्वल जो आया इसको मेमोरी में ऐड कर दो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, जो आया रिकॉल कर दो, मेमोरी रिकॉल कर दो। मेमोरी में पूरा ये फैक्टर है, ये जो 3.2742 है ना, दिस इज दी PBAF 3.2742, यही आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर है, इसी के चिंता में पूरा मेहनत है। इसके साथ इंटू कर दो जो आपका एन्युइटी का अमाउंट है, माने जो आपको हर साल मिलेगा 500 करके, तो 500 करके हर साल मिलेगा, तो 500 इंटू इसको इंटू करना है। तो इसको करने से मेरा आया 1637, है ना, जो भी आपको मैं लिखाया। समझ गए ना सर, ये हिसाब है। डोंट वरी, अगर कैलकुलेटर में समझ नहीं आ रहा है ना, वो मैं समझा दूंगा। जिनका भी प्रॉब्लम है मैं ऑफलाइन में दिखा दिया सर। सैनन का प्रॉब्लम था, लास्ट दिन सैनन आया था ऑफलाइन में, मैं सैनन को क्लियर कर दिया, ठीक है। और जिनका समझ, मैं बेसिकली मेरे साथ साथ कैलकुलेटर में अगर डिट्टो करोगे तो ये समझ जाओगे, कुछ नहीं है। अब दूसरा वाला करते हैं सर, 5250 का प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं। क्या करना है, 1.16 डिवाइड करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट फैक्टर करेंगे सर, एन्युइटी नहीं। PVIF माने इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 5 साल बाद, माने 2023 में जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ये मैच्योर होगा 2028 में जाके, तो 2028 में जब आपको 5250 मिल रहा है ना, इसका आज का वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5250 इन टुडेज टर्म, यही मतलब है। और इंटरेस्ट रेट क्या है, जो आपका रिकॉर्ड रिटर्न है 16%। ये रिकॉर्ड रिटर्न डिपेंड करता है कि मार्केट में सिमिलर बॉन्ड या सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न कितना दे रहा है, ठीक है। तो आपका बॉन्ड का वैल्यूएशन भी आप कैलकुलेट कर लोगे, और उससे आपको पता भी लग जाएगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सिंपल करना है, कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट फैक्टर कैसे मिलेगा, ये तो और भी आसान है, दिस इज वेरी सिंपल। 1.16 इस बार और मेमोरी में ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वल मारेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 0.47611, यही इसका फैक्टर है। 0.47611, पॉइंट के बाद चार घर ले लेना, 1 2 3, 4761, 0.4761 जो आया इसको इंटू कर दीजिएगा, 5250 के साथ, तो आपको मिल जाएगा 2499 या फिर 2500। व्हाट इज दिस 2500, ये प्रेजेंट वैल्यू है 5250 का 16% रेट में आज के रेट का वैल्यू है ये, ठीक है।
क्योंकि आपका रिकॉर्ड रिटर्न के हिसाब से आपने प्रेजेंट डे कैलकुलेट कर दिया। तो 2500 प्लस, एक सेकेंड, अब इसको मैं क्या करूंगा, 2500 टका आया ना इस बार, तो 2500 और 1637 को ऐड करूंगा, तो 2500 प्लस 16, क्या होगा, मेमोरी में है क्या, ठीक है, 2500 प्लस, क्या आ गया, क्या सब आ रहा है, एक सेकंड, कुछ मेमोरी में थोड़ा सा चेक कर लेना हमेशा कैलकुलेटर में। अगर आप लोगों के पास कॉमर्शियल कैलकुलेटर है ना, तो आप MRC को 2-3 बार क्लिक करने से या AC दबाने से वो पूरा क्लियर हो जाता है। आपको पता होगा आपका कैलकुलेटर का फंक्शन क्या है। 2500 प्लस 60, अरे क्या हो रहा है प्लस टिक दबाने से, बड़ा झमेला कर रहा है। पहले से एक 10,000 कहाँ से, देखो ये चल क्या रहा है भाई, ये कभी कभी ऐसा ही मेरे साथ करता रहता है बिना कारण का। 2500 प्लस 1637, अब ठीक है, अब चौथे का आंसर और मेरा आंसर मैच कर गया, 4137, देखा आप लोगों ने, इसका वैल्यूएशन कितना आ गया, 2500। आपको पता लगा कैसे आया, हेलो, 2500 और 1637 कैसे आया, तो अब इसका मतलब क्या है, 4137 क्या है सर, 4137 बॉन्ड का प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ओरिजिनल दाम, मार्केट में क्या दाम पे बिक रहा है, ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, मैंने ये एक्चुअली इसका ओरिजिनल दाम होना चाहिए था। आप मुझे बताओ कि ये जो बॉन्ड हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका क्या दाम चल रहा है मार्केट में, 4850, ठीक है, तो महंगा हुआ कि सस्ता हुआ, ये ओरिजिनल है और मार्केट में चल रहा है ये, तो महंगा चल रहा है कि सस्ता चल रहा है, ट्रेडिंग चीप और ट्रेडिंग एक्सपेंसिव, अरे बोलो सर, सब वैसे चुप क्या होते हो सर इतना, मैंने कौन सा रॉकेट साइंस बता दिया आप लोगों को, 4850 मार्केट में दाम चल रहा है और 4137 हम लोगों का वैल्यू निकला है IB0, तो मार्केट में ज्यादा है कि हमारा ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा है। तो फिर खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच, मार्केट में महंगा जा रहा है तो नहीं लेना चाहिए, एन इन्वेस्टर शुड गो शॉर्ट, शॉर्ट माने एक होता है शॉर्ट सेलिंग, सेल कर सकते हैं, या फिर मत बाई करो, मत बाई करो सर, बाई तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये महंगा जा रहा है सर, ये सिंपल वैल्यूएशन है बॉन्ड का, सिंपल वैल्यूएशन से बॉन्ड का इन्वेस्टर के एंगल से, बात समझे कि नहीं, अब इसका और भी एक एंगल देख लो आप, लास्ट दिन के हिसाब से ही चल रहा है पूरा। क्वेश्चन 2 क्या था, YTM का कैलकुलेशन था, YTM का फॉर्मूला क्या है, YTM का फॉर्मूला क्या है, I प्लस F माइनस P डिवाइडेड बाई N होल डिवाइडेड बाई F प्लस P बाई 2, ये मैंने लास्ट दिन लिखा था सर, ठीक है, क्या करना है सर, आपका इंटरेस्ट कितना है एनुअल 500 टका, ठीक है, F माने रिडेम्पशन अमाउंट, कितना रिडेम कर रहे हो आप, बॉन्ड रिडेम्पशन हो रहा है 5250 पे, मार्केट में क्या दाम चल रहा है 4850, सब गिवन है क्वेश्चन में, और मैच्योरिटी कब है 5 साल बाद, ठीक है, इसको आप एक काम करो होल डिवाइडेड कर दो, 5250 माइनस 4850 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है YTM का फॉर्मूला है, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैंने ये जो बॉन्ड है इसका क्या मैच्योरिटी में कितना यील्डिंग दे सकता है, मैंने उत्पाद क्षमता कितना है इसका, तो कैलकुलेट करके देखो, इंटू 100 कर देना, जो भी आएगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 11.49% आएगा, प्लीज करके मुझे कंफर्म करो एक बार,
फटाफट। ये फॉर्मूला जो है ना, यील्ड टू मैच्योरिटी, आई फॉर इंटरेस्ट, एफ माने रिडेम्पशन वैल्यू, पी माने मार्केट प्राइस, एन माने नंबर ऑफ इयर्स, बाकी फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी बॉन्ड का मैच्योरिटी में यील्डिंग पावर निकाल सकते हो, और उसके तहत इसका यील्डिंग पावर आ रहा है सर 11.49%। प्लीज मुझे इतना बताओ कि ये वाला मैच किया कि नहीं किया। सर तो मैंने ऐसा कौन सा मैच दे दिया? सर हाँ सर बोलो, आया? सर वो नीचे वाला प्लस होगा ना? नीचे वाला? हाँ सर प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, नीचे वाला प्लस होगा, ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है। ए प्लस पी बाई 2, मैं फॉर्मूला ठीक लिखा बट यहाँ पर गलती कर दी, सॉरी सर। नीचे वाला प्लस होगा। आया सर? जो भी आएगा इंटू 100 करना है, कुछ नहीं, ये माइनस करो, डिवाइडेड बाई 5 करो, 500 से प्लस करो, और इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करो, जो आएगा इंटू 100 करो। नहीं आया? मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाऊं सर? क्या नहीं आ रहा है? चौथा ऐसे चौथा, शालिनी, रवि, एनीवन? 11.49। ऐसा लग रहा है नहीं आया। अरे ऐसा क्या है सर? 13 आ रहा है। 13 आ रहा है? एक सेकेंड देख लेते हैं सर। 5250 माइनस 4850 कितना हुआ? 400 का हुआ डिफरेंस, डिवाइडेड बाई 5, 80 हुआ, प्लस 500 कर दो, तो न्यूमरेटर हो गया सर 580। सही सही है सर, न्यूमरेटर 580 है, और डिवाइडेड कर दो सर। डिवाइडेड पार्ट में क्या आएगा? 5250 प्लस 4850 डिवाइडेड बाई 2, 5050, तो 580 डिवाइडेड बाई 5050। तो अब क्या करना है सर? 580 डिवाइडेड बाई 5050 इंटू करेंगे 100, जो आएगा इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। आ तो रहा है सर 11.49। क्या दिक्कत हुआ आप लोगों को? कहाँ थे? 13 कहाँ से आया सर? हाँ सनन, 13 कहाँ से आया? 13 तो नहीं आया सर। इसका मतलब क्या है बोले तो? 11.49 का। सर ये 11.49 का मतलब है कि मार्केट में जो बॉन्ड 16% रिटर्न दे रहा है, सिमिलर बॉन्ड, इसका क्षमता है 11.49। तो आप 16% पसंद करोगे कि इसको पसंद करोगे? ऑब्वियसली 16% वाला बॉन्ड को पसंद करोगे। मार्केट में अगर कोई दूसरा फंड 16% रिटर्न जनरेट करता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना, इसमें क्यों करोगे? तो 11.49 सस्ता बेसिकली एक्सपेंसिव हो जा रहा है फंड के हिसाब से, तो ये क्या और आपका रिक्वायर्ड रिटर्न को फुलफिल नहीं करेगा। तो सिंपल आपका जवाब वही होगा, YTM इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर मेरा 13.86 दिखा रहा है। क्यों सर, क्या गड़बड़ हुआ सर? मेरा तो नहीं आया। 5250 माइनस 4850 बाई 5, इसका डिफरेंस के साथ प्लस करो 500, और 5250 प्लस 4850 डिवाइडेड बाई 2 आ तो जाना चाहिए।
दिया भैया, ये सर 5250 माइनस 4850 डिवाइड बाय 2 कर दिया था बिल्ली। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, ये तो डिवाइडेड, ऊपर वाला में तो नंबर ऑफ ईयर डिवाइड होगा और नीचे वाला में 2 आएगा, वो एवरेज करने के लिए। बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। आप लोग आराम से एक बार फॉर्मूला को देखना लास्ट क्लास के साथ, बिल्कुल आ जाएगा। तो ITM इज लेस देन रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि आपका मार्केट रिटर्न 16% चल रहा है सिमिलर बॉन्ड, तो रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 16% है, और ये वाला बॉन्ड 11.49 रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो सिंपल एडवाइस क्या करोगे, सो दी bond is trading expensive, the bond is trading rich, the bond is trading rich, महंगा जा रहा है सर, investor should go short, बाय नहीं करना है, सिंपल बात है। शॉर्ट सेलिंग समझता है तो शॉर्ट सेलिंग शेयर में होता है, बॉन्ड में तो नहीं होता। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज के हिसाब से था, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम पूरा आज का हिसाब है सर, मैंने आज का क्लास का कैलकुलेशन। केडी निकालना है आपको, केडी निकालना है, पी नेट निकाल लो सर। क्वेश्चन में पी नेट कितना होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है 2%, तो टोटल 2% का मतलब क्या, अगर टोटल वैल्यू 100 है, टोटल वैल्यू जितना है मैंने मार्केट प्राइस शेयर का जितना है उसका 98% आपका बचेगा, 2% कॉस्ट में चला जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करो ना, शेयर का मार्केट में दाम चल रहा है बॉन्ड का 4850 और मार्केट में फ्लोट करने का खर्चा है 2%, तो जितना बचेगा वो आपका करंट प्राइस होगा, यानी नेट प्राइस होगा। तो आप सिंपल इतना करो ना, पी नेट इक्वल्स टू, आप बस इतना पुट करो 4850 इंटू 2%, सॉरी इंटू 98%। 98 क्यों, क्योंकि 2% तो कॉस्ट चला गया, तो 4850 का 4850 का 2% करके देखो 97 होता है ना, तो 48, या फिर आप ऐसे करो 97 को माइनस करो 4850 से, माइनस 4850, 4753 आता है ना, यही एक्चुअली वैल्यू है 4753। आप फिर ऐसे भी कर सकते हो 4850 इंटू 98%, ठीक है। मैंने बाकी 2% तो कॉस्ट चला गया, वो मार्केटिंग करने का खर्चा, फ्लोट करने का खर्चा, तो पी नेट निकल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, वी हैव एज्यूम्ड दैट flotation cost is परसेंट ऑफ इशू प्राइस, परसेंट ऑफ इशू प्राइस माने जिस दाम पे वो बॉन्ड इशू हुआ है मार्केट प्राइस में, और करेंटली इशू प्राइस और मार्केट प्राइस सेम मानेंगे अगर कुछ बोला नहीं है तो, क्योंकि नॉर्मली अगर कुछ बोलेगा नहीं तो मार्केट प्राइस में ही तो लोग खरीदेगा ना, तो वही कंपनी के लिए इशू प्राइस हो जाएगा, समझ रहे सर। अगर बोलेगा कि इशू प्राइस अलग है तो फिर इशू प्राइस ले सकते हो। रिडेम्पशन अमाउंट कितना है, एफ माने रिडेम्पशन वैल्यू 5250 है, और आई इंटू 1 माइनस टी का डेटा आपको फाइंड करना है। आई कितना है, इंटरेस्ट 500 है, 1 माइनस टी यानी 500 इंटू 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस 35% टैक्स है तो 0.35 माने 0.75, 500 इंटू 0.75 कितना होगा, 500 इंटू 0.75 कर लो, 500 इंटू 0.75 375 निकल गया, और नंबर ऑफ ईयर भी आपको पता है 5 ईयर्स का बॉन्ड है। बस पुट करो ना सर, केडी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस एफ माइनस पी नेट बाई एन होल डिवाइडेड बाई एफ प्लस पी नेट बाई 2। जस्ट पुट इट सर, सारा डेटा मिल गया, पुट करो। आई इंटू 1 माइनस टी 375 है, और इधर 5250 आपका रिडेम्पशन है, माइनस कर दो 4753 डिवाइडेड बाई एन, एन माने 5 साल, डिवाइड करो, होल डिवाइडेड कर दो 5250
प्लस 4753 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट सॉल्व दिस, जस्ट सॉल्व दिस। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया मेरा, ये प्लस करो, ये ब्रैकेट बंद हो, 375 प्लस, ये ब्रैकेट मत दो, ब्रैकेट से गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आया। सर आप लोग कैलकुलेशन बहुत देरी कर रहे हो, जल्दी तो बताना चाहिए आप लोग। ऐसा करो ना, 5250 माइनस 4753 जितना आया डिवाइडेड बाई कर दो 5, 99.4 प्लस कर दो 375, तो अपर पार्ट हो गया सर 474.4। प्लीज इसे याद रखिएगा, 470 9.48 9.48 नहीं सर, कुछ गड़बड़ फिर से हुआ। 474.4 यह हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कैसे होगा? 5250 प्लस 4753 10,003 डिवाइडेड बाई 2, 5001.5 5001.5। अब इसको कर लो 474.4 डिवाइडेड बाई 5001.5, जितना आया इंटू कर दो 100, 9.4। मेरे हो सर मैंने एक गड़बड़ कर दिया, आप लोगों ने बोला ही नहीं मुझे। क्या गड़बड़ किया बोलो, जल्दी बोलो, मैंने क्या गलती किया है? क्या गलती किया? सर टैक्स 35% था ना, ये मैंने 35% अगर मैं टैक्स दूंगा तो मेरा बचेगा कितना, 75 की 65? 65 फिर ये 0.65 होगा ना, ये 325 होगा। देखो सर मैं भी मूर्ख, आप भी मूर्ख, ऐसा थोड़ी होता है कि 1 से 0.35 माइनस करने से 0.65 आता है। आप लोग चेक नहीं करोगे? मैंने गलती से लिख दिया तो आप भी करते चले और कोई नहीं बोला मुझे। बहुत अच्छा सर, अभी 375 को कृपा करके चेंज कर दो ये 325 होगा, 325 होगा सर। और फिर आप इसको सॉल्व करो, हो जाएगा। आंसर होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, 8.49% अप्रोक्स। ये कंपनी का खर्चा है मार्केट से बॉन्ड को रेज करने। मैंने 100 रुपया खर्चा करेगा तो 8 टका 49 पैसा खर्चा होगा हर 100 रुपये में। अभी इससे ज्यादा कमाएगा तो सरवाइव कर पाएगा। कंपनी मस्ट अर्न मोर देन दिस। कॉस्ट ऑफ डेब्ट माने यही कंपनी का कॉस्ट है, खर्चा है बिजनेस का चलाने का, मार्केट से लोन का। इससे ज्यादा कमाएगा तो ही चल पाएगा, नहीं तो बिजनेस में मुश्किल होगा दिन ब दिन। समझे कि नहीं सर? हाँ सर। ठीक है सर, तो आज का डिस्कशन तो मेरा इतना ही है। मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों को, व्हाट्सएप करता हूँ होमवर्क, आप लोग प्लीज ट्राई करें, प्लीज ट्राई करें। और जिनका प्रीवियस 2 क्लास मिस है ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो मेरे से लिंक कलेक्ट कर ले और एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्टार्टिंग 2 लेक्चर्स बेसिक से लेके थोड़ा सुन ले। और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कैलकुलेशंस के लिए ऑफलाइन में आओ, मैं दिखा देता हूँ। जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ नहीं है, बाद में जब करोगे तो कर लेना। लेकिन टीवीएम में ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने का थोड़ा समस्या होगा ना, जिसका समस्या होगा वो बेसिकली टीवीएम नहीं होगा तो दिक्कत होगा। ये बड़ा बेसिक है फाइनेंस का, मैं एक बार ऑफलाइन में दिखा दूंगा। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही रखता हूँ। बाय, फिर गुड नाइट। होमवर्क दूंगा, जरूर करना, नेक्स्ट वीक चेक करूंगा। थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर, राइट। बाय सर, बाय। राखी सर। ओके, तथा